पे ग्रैंडपा आते हैं और जाओनिंग को अपने साथ लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, जबकि ज़ूपेन उनसे कहता है मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को वापस जाना चाहिए। ग्रैंडपा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम हमें यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ पर रोकने की। ज़ूपेन कहता है मैं तो बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप लोग वापस नहीं जा सकते। ग्रैंडपा उसे कहते हैं तुम्हारी इस बात का मतलब क्या है, हम लोग वापस अपने घर क्यों नहीं जा सकते। ज़ूपेन ग्रैंडपा से कहता है बड़े ही अफसोस के साथ मुझे आपसे कहना पड़ रहा है कि हमने योमिंग वैली के 7th एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है और वो हमें ढूंढ रहे हैं। 7th एल्डर ने आपकी जाओनिंग को भी वहाँ पर देख लिया था और उसे पता है कि जाओनिंग ज़ू फैमिली का हिस्सा है, इसलिए वो ज़ू फैमिली के मेंशन में ही गया होगा। और अगर तुम जाओनिंग को लेकर वापस अपने घर जाते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम अपने घर में ज्यादा दिन तक रह पाओगे, तुम लोग सीधा ऊपर ही जाओगे। एल्डर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर वो जाओनिंग की तरफ देखते हैं जैसे उसे इशारा करके पूछ रहे हो क्या ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओनिंग अपना सर हिलाते हुए कहती है जी ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। जाओनिंग से कंफर्मेशन मिलने के बाद ग्रैंडपा को चक्कर आते हैं और वो वहीं पर गिर जाते हैं। जाओनिंग जल्दी से अपने ग्रैंडपा को उठाती है और कहती है ग्रैंडपा आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं। वो उनसे कहती है प्लीज मुझे माफ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं घर छोड़कर नहीं भागती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। लेकिन ग्रैंडपा जाओनिंग की बात को इग्नोर करते हुए उन दोनों लड़कों से कहते हैं ये तुम दोनों की गलती है, तुम लोगों की वजह से मेरी ज़ू फैमिली मुश्किल में है। ग्रैंडपा कहती हैं अगर मैं तुम दोनों को यहीं पर मार देता हूँ तो योमिंग वैली वाले खुश हो जाएंगे और वो हमें माफ कर देंगे। और पलक झपकने की स्पीड से ग्रैंडपा जल्दी से ज़ू फैन के पास पहुंच जाते हैं। ज़ू फैन भी क्योंकि काफी ज्यादा तेज है वो ग्रैंडपा को अपने करीब आते देखकर उसी वक्त अपने शैडो मूव को यूज करते हुए पीछे की तरफ जंप कर जाता है। वो अपने 2 शैडोज बनाता है लेकिन ग्रैंडपा की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। ग्रैंडपा उसके दोनों शैडोज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो पीछे की तरफ देखते हैं। ज़ू फैन क्योंकि उनके पीछे की तरफ होता है। ज़ू फैन अपने हाथ पर अपनी डार्क की पावर को रिलीज करता है और ग्रैंडपा पर अटैक करने लगता है। ग्रैंडपा कहते हैं ये लड़का तो वाकई में तेज है और इसके पास कुछ अच्छी टेक्निक्स भी है, इसी वजह से इसने मेरे बड़े पोते को हरा दिया। ज़ू फैन जैसे ही ग्रैंडपा पर अटैक करता है ग्रैंडपा की स्पीड उससे बहुत ज्यादा है। ग्रैंडपा जल्दी से पीछे की तरफ हट जाते हैं। ग्रैंडपा ज़ू फैन से कहते हैं यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि तुम्हारी स्पीड मुझसे कम है। अरे और मुझ में बस यही एक डिफरेंस है, तुम्हारी स्पीड कम है लेकिन तुम्हारी स्ट्रेंथ ज्यादा है, लेकिन मेरी स्पीड ज्यादा है। ज़ू फैन को भी पता चल जाता है क्या मुझ पर अटैक होने वाला है, मैं इनके अटैक से नहीं बचूंगा। ग्रैंडपा उसकी कमर पर अटैक करते हैं। ग्रैंडपा उसे बैक साइड से एक जबरदस्त पंच मारते हैं। ज़ू फैन के मुंह से ब्लड निकलता है और वो दूर जाकर गिरता है। ज़ू फैन गिरने के बाद उठने की कोशिश करता है लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। ग्रैंडपा उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, तुम नहीं उठ पाओगे। लेकिन उसी वक्त ग्रैंडपा ऊपर की तरफ देखते हैं तो ज़ीडियन अपनी तलवार लेकर ग्रैंडपा पर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ से जंप करता है। जैसे वो अपनी तलवार के साथ ग्रैंडपा पर अटैक करता है ग्रैंडपा नीचे से गायब हो जाते हैं और वो जल्दी से बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे चले जाते हैं। ज़ीडियन पर भी सेम वही मूव यूज करते हैं जो कि उन्होंने ज़ीडियन पर यूज किया है। ज़ीडियन भी बेचारा पीछे जाकर गिरता है और वो भी एक ही मूव के साथ बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। ज़ीडियन फिर से उठकर खड़ा होता है और कहता है ये मास्टर तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये अपनी ट्यानचान राम की पीक पर है, मैं अपनी बोन फोर्जिंग स्किल के साथ इसके साथ फाइट नहीं कर सकता। ज़ू फैन सोच रहा होता है मैंने अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन फॉर्मेशन बनाई हुई है, अगर मैं ये प्रोटेक्शन फॉर्मेशन नहीं बनाता तो अब तक मैं मर चुका होता। ग्रैंडपा की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है और उनकी स्पीड का तो कोई मैच ही नहीं। ग्रैंडपा फिर से उन पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें इस सब का ब्लेम मुझ पर डालने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों की गलती है कि तुम लोगों ने गलत फैमिली से पंगा ले लिया। उसी वक्त जाओनिंग चिल्लाकर अपने ग्रैंडपा से कहती है ग्रैंडपा प्लीज रुक जाएं, अब इनको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, प्लीज इन दोनों को यहाँ से जाने दे। ग्रैंडपा उसे कहती है ये तुम क्या कह रही हो। ग्रैंडपा जाओनिंग की बात सुनकर उसे इग्नोर कर देते हैं और कहती है अगर मैं इन दोनों को यहाँ से जाने देता हूँ तो हमारी ज़ू फैमिली नहीं बचेगी, इन दोनों को मारना होगा अगर हमें अपनी ज़ू फैमिली को बचाना है। ज़ू फैन और ज़ीडियन वो भी दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ग्रैंडपा फिर से आगे बढ़ने लगते हैं जाओनिंग अपना नाइफ निकालकर अपनी गर्दन पे रख लेती है और कहती है ग्रैंडपा अगर आपने एक भी और कदम आगे बढ़ाया तो मैं अपना गला काट लूंगी। ज़ू फैन और ज़ीडियन भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जाओनिंग से कहते हैं प्लीज ऐसा मत करना। जब ये ग्रैंडपा उसे कहते हैं मुझे माफ कर दो मेरी पोती, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग 7 फैमिलीज वालों से पंगा नहीं ले सकते, योमिंग वैली वाले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज़ू फैन ग्रैंडपा की ये वाली बात सुनने के बाद साथ ही एक प्लान सोच लेता है और हंसते हुए ग्रैंडपा से कहता है ग्रैंडपा क्या आपको लगता है कि हम दोनों को उनके हवाले करने से या फिर हम दोनों को यहाँ पर मार देने से आप अपनी ज़ू फैमिली को बचा सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। अगर आप हम दोनों को यहाँ पर मार देंगे तो इसका मतलब आपकी ज़ू फैमिली बहुत ही जल्दी मारी जाएगी, योमिंग वैली वालों के हाथों से भी ज्यादा जल्दी। ग्रैंडपा ज़ू फैन से कहते हैं अब तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। ज़ू फैन ज़ीडियन की तरफ इशारा करते हुए ग्रैंडपा से कहता है क्या आपको पता है ये लड़का कौन है। ये 7 फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली का फ्यूचर हेड बनने वाला है। आपकी छोटी सी फैमिली 2nd क्लास फैमिली है, आपको क्या लगता है कि आप अपनी 2nd क्लास फैमिली के साथ इस तरह की 7 फैमिलीज के बड़े यंग मास्टर को पकड़ सकते हैं। ग्रैंडपा ज़ू फैन की बात सुनने के बाद उसे कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। ये वाकई में किसी बड़ी फैमिली का यंग मास्टर है तो जब ये किंगविंग सिटी में आया था तब मुझे पता क्यों नहीं चला कि ये यहाँ पर आया है। ज़ू फैन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन 7 बड़ी फैमिलीज वालों को किंगविंग सिटी में आने के लिए आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है, फिर ये लड़का आपसे इजाजत क्यों लेता। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर अपनी आंखों को जरा खोल कर देखो, इस लड़के के हाथ में कौन सा वेपन है और ये लड़का कौन सी मार्शल आर्ट्स की टेक्निक यूज कर रहा है। ज़ू फैन कहता है अगर अभी भी आपको शक है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप हम दोनों को यहीं पर मार दो और उसके बाद देखना जिन्हों मेंशन वाले तुम्हारे साथ क्या करते हैं। योमिंग वैली का तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होगा,
लेकिन तुम्हारी सेकंड क्लास फैमिली जिन्हों मेंशन के हाथों से जरूर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ग्रैंडपा ज़ूफैन की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। ज़ूफैन कहता है एक और बात भी है, अगर तुम हम दोनों को पकड़कर योमिंग वैली वालों के पास ले भी जाते हो तो योमिंग वैली वाले जब देखेंगे कि हम लोग जिन्हों मेंशन से हैं और जो यंग मास्टर है तो वो पता नहीं आपकी इस बात को एक्सेप्ट भी करेंगे या नहीं, वो सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे। फिर बाद में जिन्हों मेंशन वाले यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएंगे, योमिंग वैली वाले किसका नाम लेंगे? वो तो ज़ू फैमिली का ही नाम लेंगे कि आप लोग इस लड़के को पकड़ कर लाए थे। ग्रैंडपा ये वाली बात सुनकर और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं और कहते हैं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने 7 बड़ी फैमिलीज को ऑफेंड किया है। मुझे पहले तुम दोनों के बारे में नहीं पता था कि तुम दोनों 7 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं किया। ज़ूफैन बड़ी आहिस्ता सी आवाज से ज़ीडियान से कहता है अगर तुम ज़ाओनिंग को बचाना चाहते हो तो जल्दी से आगे बढ़ो और ग्रैंडपा को इस बात का यकीन दिलाओ कि तुम 7 बड़ी फैमिलीज के यंग मास्टर हो। ज़ीडियान भी उसकी बात सुनने के बाद ग्रैंडपा के सामने बड़ा ही अकड़ कर खड़ा हो जाता है। ज़ाओनिंग भागती हुई अपने ग्रैंडपा को उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ज़ूफैन उसे इशारा करके रोक देता है और कहता है सब कुछ ठीक है, हम इसके साथ कुछ भी नहीं करने वाले। ज़ूफैन ग्रैंडपा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि इस लड़के की जिन्हों मेंशन में क्या पोजीशन है? ये फ्यूचर का हेड बनने वाला है, लेकिन आज तुमने इस लड़के को बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया है, तुम्हें इसकी बहुत ही भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ग्रैंडपा उसे कहते हैं मैंने तुमसे कहा कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि तुम लोग जिन्हों मेंशन के मास्टर्स हो, अब मैं तुम दोनों से माफी मांग रहा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ज़ूफैन ग्रैंडपा से कहता है लेकिन अब हम इस लड़की ज़ाओनिंग को अपने साथ लेकर जिन्हों मेंशन जा रहे हैं, अगर ज़ू फैमिली या फिर योमिंग फैमिली वालों को ये लड़की चाहिए हो तो वो जिन्हों मेंशन आकर इसे वापस ले सकते हैं। ग्रैंडपा ज़ूफैन का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं रुको, तुम इस लड़की को अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे तुम लोग जिन्हों मेंशन से ही क्यों ना हो। मैं ज़ाओनिंग को तुम्हारे साथ जाने नहीं दे सकता क्योंकि ये योमिंग वैली वालों की अमानत है, अगर मैंने इसे वहाँ पर नहीं भेजा तो लोग हमारी ज़ू फैमिली को खत्म कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ू फैमिली के सारे मेंबर्स मारे जाएं। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि 7th एल्डर ने ज़ाओनिंग को वहाँ पर देख लिया था, इसे फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। ग्रैंडपा की ये वाली बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है इस बात का क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब 7th एल्डर के लिए ज़ाओनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आखिर वो ज़ाओनिंग की बॉडी के साथ क्या करना चाहती है? बात सोचकर ज़ूफैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से ज़ीडियान की तलवार उसके हाथ से ले लेता है और ग्रैंडपा के सामने करते हुए कहता है जल्दी से मुझे बताओ जो मैं जानना चाहता हूँ। ज़ीडियान और ज़ाओनिंग भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और कहते हैं ये तुम क्या कर रहे हो? ज़ीडियान बड़ी आहिस्ता सी आवाज से ज़ूफैन से कहता है मुझे तो लगा था शायद तुम इसको सिर्फ डराने वाले हो, लेकिन ये तुम क्या कर रहे हो? ये तो उसके ग्रैंडपा है, तुम इसको कैसे मार सकते हो? ज़ूफैन उसे कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप सुनो। ज़ूफैन ग्रैंडपा से कहता है चलो जल्दी से बताओ आखिर ज़ाओनिंग और योमिंग वैली के एल्डर का क्या ताल्लुक है? ग्रैंडपा ज़ूफैन से कहते हैं मुझे पता है कि तुम दोनों लड़के ज़ाओनिंग को पसंद करते हो, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ज़ाओनिंग की पहले से एंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी योमिंग वैली के एक मास्टर के साथ। और ये फैसला 16 साल पहले किया गया था। हमने योमिंग वैली वाले मास्टर से वादा किया था कि जब ये 16 साल की हो जाएगी तो हम शादी के लिए इसको वहाँ पर भेज देंगे योमिंग वैली के हेडक्वार्टर में। सिर्फ इसी वजह से ज़ाओनिंग चाहे कितनी बार अपने घर से भाग जाए, मैं इसे हर बार पकड़कर वापस ले आता हूँ, लेकिन अब क्योंकि टाइम काफी ज्यादा गुजर चुका है, इसको 16 साल के हुए तकरीबन 1 महीना हो चुका है, अगर हम लोग इसे जल्दी वापस लेकर नहीं गए तो हमारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, योमिंग वैली वाले हमारी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ज़ीडियान ज़ाओनिंग से पूछता है क्या यही वजह है कि तुम अपना घर छोड़कर भागी हो? ज़ाओनिंग उसे आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, बस वो थोड़ा सा उदास हो जाती है। बस नींद पर अपना माथा पटकना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं तुम लोगों से भीख मांगता हूँ, प्लीज इसको जाने दो, लोग योमिंग वैली वालों को ऑफेंड नहीं कर सकते, इसे वहाँ पर जाना ही होगा और वो शादी करनी पड़ेगी। ज़ूफैन कहता है मुझे इनको देखकर लगता तो नहीं कि ग्रैंडपा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। ज़ूफैन ग्रैंडपा से कहता है ये सिर्फ आपको लगता है कि मास्टर इसके साथ शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज़ीडियान चिल्लाकर ज़ूफैन से कहता है तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि मास्टर इससे शादी नहीं करने वाले, फिर वो इसको किस लिए लेकर जा रहे हैं? ज़ूफैन कहता है ये शादी सिर्फ एक दिखावा है, एक नाटक है, ये शादी फेक है। ज़ूफैन ग्रैंडपा से पूछता है वैसे भी पहले भी तो आपके पूरे शहर में से बहुत सारी लड़कियों की शादी योमिंग वैली में हुई होगी, क्या आपने कभी किसी लड़की को योमिंग वैली से बाहर आते हुए देखा है? ग्रैंडपा ज़ूफैन से कहते हैं योमिंग वैली 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली है, जैसी छोटी फैमिलीज जो अपनी लड़कियों की शादी वहाँ पर करते हैं। हम लोग उनसे ये बात नहीं पूछ सकते कि वो हमारी लड़कियों को एक बार शादी हो जाने के बाद बाहर क्यों नहीं भेजते। ये बात सच है कि एक बार जिस लड़की की शादी योमिंग वैली में होती है वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देती। ज़ूफैन हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो इसका मतलब तुम लोग सिर्फ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितनी भी लड़कियों की शादी योमिंग वैली में हुई है वो सारी लड़कियां अब तक मर चुकी हैं, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, तो क्या फिर भी तुम ज़ाओनिंग को योमिंग वैली के मास्टर के साथ शादी करने के लिए लड़कियों की शादी होती है वो सारी लड़कियां बच नहीं पाती, वो सारी मर जाती हैं, क्या फिर भी आप अपनी पोती को वहाँ पर भेजेंगे? ग्रैंडपा उसकी बात सुनने के बाद ज़ाओनिंग के सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं बेटा अगर तुम फिर से घर से भाग जाओ और मैं तुम्हें पकड़ने के लिए वापस आऊँ तो प्लीज मुझसे दूर भाग जाना और मेरे हाथों से पकड़ी मत जाना, इसलिए जितनी दूर हो सके यहाँ से तुम दूर चली जाओ। फिर ग्रैंडपा वहाँ से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं और वहाँ से वुश करके उड़ जाते हैं, जबकि ज़ाओनिंग पीछे से रोते हुए चिल्लाकर ग्रैंडपा से कह रही होती है ग्रैंडपा प्लीज मत जाए, मुझे अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि उसे पता है कि ग्रैंडपा अगर अकेले वापस जाते हैं तो ग्रैंडपा मारे जाएंगे।
जाओनिंग रोते हुए ज़ूफेन से कहती है, ज़ूफेन अगर मैं वापस चली जाती हूँ तो क्या मेरे ग्रैंडपा की जान बच जाएगी? जोमिंग वैली वालों को मैं चाहिए, वो मेरे ग्रैंडपा और मेरी फैमिली को छोड़ देंगे। ज़ूफेन जाओनिंग से कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हारी फैमिली में वापस नहीं जाते तो मुझे लगता है कि तुम्हारी बाकी की फैमिली के पास जीने के लिए थोड़ा सा समय है। लेकिन अब जबकि तुम्हारे ग्रैंडपा वापस जा रहे हैं तो इसका मतलब तुम्हारे ग्रैंडपा के साथ साथ तुम्हारी बाकी की सारी फैमिली बहुत जल्दी मारी जाएगी। जाओनिंग उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। ज़ीडियान आगे बढ़ता है और ज़ूफेन से कहता है, तुम्हें इस सब के बारे में कैसे पता है कि उसके ग्रैंडपा वापस जाएंगे और सारी फैमिली मारी जाएगी? वैसे भी ग्रैंडपा एक मास्टर है, वो सेवंथ एल्डर के साथ फाइट कर सकते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ज़ू फैमिली इतनी आसानी से सेवंथ मास्टर के हाथों से मारी जाएगी? ज़ूफेन ज़ीडियान से कहता है, इसी बात को लेकर तुम बहुत ज्यादा गलत हो। ऐसा कि तुम्हें पता है कि सेवंथ गोस्ट बहुत ज्यादा जीनियस है और मैं भी जीनियस हूँ। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे यही लगता है कि सेवंथ मास्टर को पता है कि हमने उसे ऑफेंड किया है और वो यही मान रहा है कि ज़ू फैमिली वालों ने उसे धोखा दे दिया है और अपनी लड़की को घर से भगा दिया है। इसलिए हमारे साथ उस दिन फाइट करने के बाद वो फौरन ज़ू फैमिली के घर गया होगा ताकि वो पूरी की पूरी ज़ू फैमिली को मार सके। लेकिन जैसे वो घर वापस पहुंचा होगा तो वहाँ पर ग्रैंडपा नहीं थे, क्योंकि ग्रैंडपा जाओनिंग को ढूंढने के लिए गए हुए थे। इसलिए सेवंथ एल्डर ने ज़ू फैमिली के बाकी के मेंबर्स को नहीं मारा होगा, क्योंकि वो ग्रैंडपा के लौटने का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर ग्रैंडपा बिना जाओनिंग के वापस जाते हैं अकेले हाली हाथ, तो वो लाजमी तौर पर ज़ू फैमिली को मार डालेगा। ये बात सुनने के बाद जाओनिंग और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है। ज़ीडियान आगे बढ़ता है और ज़ूफेन को कॉलर से पकड़ लेता है। चिल्लाते हुए ज़ूफेन से कहता है, इसके ग्रैंडपा एक मास्टर है, सेवंथ एल्डर के पास इतनी पावर नहीं है कि वो एक टियानचान राम के मास्टर के साथ फाइट कर सके। ये मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो बिना फाइट किए उनको इतनी आसानी से मार सकता है? ज़ूफेन ज़ीडियान से अपना गला छुड़वाते हुए उसे कहता है, यहाँ पर तुम फिर से गलत हो। तुम्हें क्या लगता है कि एक फैमिली के अंदर टियानचान राम का मास्टर होने से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं? अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही देख लिया कि किस तरह टियानचान राम के मास्टर यानी कि इसके ग्रैंडपा तुम्हारे सामने घुटने टेक रहे थे। तुम तो सिर्फ अपनी बोन फॉर्जिंग स्टेज में हो। वो लोग तुमसे नहीं डरते, बल्कि वो तुम्हारे पीछे तुम्हारी फैमिली से डरते हैं, क्योंकि तुम बड़ी सेवंथ फैमिली से हो। तुम्हारे पीछे जिनो फैमिली है। अगर तुम किसी छोटी सी फैमिली के कोई यंग मास्टर होते तो तुम्हें लगता है कि ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने देते? जाओनिंग चिल्लाकर उन दोनों से कहती है, तुम दोनों बस करो, तुम दोनों झगड़ क्यों रहे हो? जाओनिंग ज़ूफेन से कहती है, मुझे पता है कि तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो और तुमने जितनी बार जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सच हुआ है। अब मुझे एक आखिरी बात बता दो, अगर मैं वापस चली जाती हूँ तो क्या सेवंथ एल्डर मेरी फैमिली को छोड़ देंगे? अगर मैं सेवंथ एल्डर से शादी करने के लिए राजी हो जाती हूँ तो क्या वो मेरी वजह से मेरी फैमिली को छोड़ देंगे? ज़ीडियान उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और चिल्लाकर उसे कहता है, जाओनिंग तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम सेवंथ मास्टर से शादी नहीं कर सकती। ज़ूफेन जाओनिंग से कहता है, एल्डर ऑफ जोमिंग वैली यानी सेवंथ एल्डर के पास एक फर्नेस की कमी है, जो कि कमी तुम पूरी कर सकती हो। मुझे लगता है कि इस वक्त जोमिंग वैली में और कोई भी फर्नेस अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर फर्नेस का मतलब एक डीमन कल्टीवेशन मेथड से है, यानी कि सेवंथ एल्डर किसी भी लड़की के साथ जिसके पास ह्यूमनली परफॉर्म बॉडी हो उसके साथ सोने से अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकते हैं और इसीलिए वो इसके साथ शादी करना चाहते हैं। जाओनिंग ज़ूफेन से कहती है, ठीक है, मुझे जितना जानना था मैंने जान लिया, अब इतना काफी है। और साथ ही मुस्कुराते हुए दोनों से कहती है, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले कुछ महीनों में तुम दोनों ने मेरा बहुत सा ख्याल रखा है, लेकिन अब मुझे अपने अलग रास्ते पर जाना होगा, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। और वैसे भी ब्रदर ज़ू, तुम तो हमेशा से हमसे अलग होना चाहते थे। यहाँ पर मैं तुम लोगों से अलग हो रही हूँ। मैं इसी शहर में पैदा हुई और इसी शहर में बड़ी हुई और मैं इस शहर से कभी बाहर नहीं जा पाई। यही मेरी किस्मत है और मुझे इसे एक्सेप्ट करना होगा। और साथ ही वो उन दोनों को गुड बाय बोलकर वहाँ से वापस की तरफ चल पड़ती है। ज़ीडियान चिल्लाता हुआ उसके पीछे उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जाओनिंग उसे कहती है, प्लीज मेरे पीछे मत आना, मुझे पता है कि मैं तुम दोनों को रोक नहीं पाऊंगी। अगर तुम दोनों आगे बढ़कर मुझे पकड़ लेते हो, प्लीज मेरे सामने फोर्स का इस्तेमाल मत करो, मुझे जाने दो, मुझे अपनी फैमिली को बचाना है। लेकिन अगर तुम दोनों जबरदस्ती मुझे यहाँ पर रोक लेते हो तो मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा नफरत करूंगी, अपनी सारी जिंदगी नफरत करूंगी और कभी भी तुम दोनों से बात नहीं करूंगी। ये बात सुनने के बाद ज़ीडियान भी वहीं पर रुक जाता है। ज़ीडियान वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देता है, जबकि जाओनिंग रोते हुए वहाँ से चली जाती है और कहती है, मैं तुम दोनों के इस एहसान का बदला नहीं चुका पाई जो पिछले कुछ महीनों में तुमने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, अगर मुझे कोई दूसरा जन्म मिलता है तो मैं उसमें तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। जाओनिंग के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ीडियान उठता है और ज़ूफेन से कहता है, ज़ूफेन तुम एक बहुत बड़े जीनियस हो, अब मुझे बताओ, क्योंकि जाओनिंग जहाँ से जा चुकी है, मुझे सच सच बताना, क्या जाओनिंग के वहाँ से जाने से वो अपनी फैमिली को बचा सकती है या नहीं? ज़ूफेन से कहता है, हाँ वो अपनी फैमिली को फिलहाल के लिए तो बचा सकती है, लेकिन सेवंथ एल्डर शादी के बाद जब उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा, वो न सिर्फ जाओनिंग को मार डालेंगे बल्कि उसकी सारी फैमिली को भी मार देंगे। ये बात सुनने के बाद ज़ीडियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ूफेन से कहता है, अगर तुम्हें ये सारी बात पता है कि जाओनिंग मरने वाली है और उसकी फैमिली भी मरने वाली है, तुमने उसे यहाँ से जाने ही क्यों दिया? ज़ूफेन उसे कहता है, मैंने उसे इसलिए यहाँ से जाने दिया क्योंकि अगर जाओनिंग वहाँ पर चली जाती है तो वो कम से कम अपनी आंखों के सामने उन सबको मरता हुआ तो नहीं देख पाएगी, क्योंकि जाओनिंग अपनी फैमिली से पहले मर जाएगी और जाओनिंग को मरते वक्त यही लगेगा कि उसकी फैमिली सेफ है, उसके बाद चाहे वो मर जाए। ज़ीडियान आगे बढ़ता है और ज़ूफेन के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है, जिससे ज़ूफेन पीछे जाकर गिरता है। ज़ीडियान उसे कहता है, तुमने जाओनिंग को फिर से इस्तेमाल किया, तुम एक बहुत बड़े कमीने हो जो कभी नहीं सुधर सकते, तुम हर किसी को इस्तेमाल करते हो, तुम दोस्ती लफ्ज का मतलब ही नहीं समझते। ज़ीडियान आगे की तरफ बढ़ जाता है। ज़ूफेन उसे कहता
कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो और क्या करने वाले हो। जीडियान उसे कहता है मैं जाओनिंग को बचाने के लिए जा रहा हूँ। ज़ूपेन कहता है तुम अपनी बोन फॉर्जिंग राम की 8th लेयर पर हो, तुम एक टियानजन राम के मास्टर से फाइट नहीं कर सकते, वो एक जीनियस डेविल है, तुम उसका मुकाबला नहीं कर पाओगे, अकेले उसको नहीं बचा पाओगे। तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि एक बोन फॉर्जिंग राम और एक टियानजन राम के मास्टर्स के दरमियान में क्या फर्क होता है। टियानजन राम के मास्टर्स हवा में उड़ सकते हैं और उनकी स्पीड तुम्हारी स्पीड से बहुत ज्यादा है। जीडियान उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं वहाँ पर जाकर हार जाऊंगा, कम से कम तुमसे तो अच्छा ही है जो कुछ भी नहीं कर रहे। लास्ट टाइम हम दोनों के पास एक चांस था, हम उसे हरा सकते थे। ज़ूपेन उसे कहता है लास्ट टाइम मैंने 5th लेवल की अरे को पहले से सेटअप किया हुआ था और मास्टर हमारे जाल में फंस गया था, इसलिए हमने उसके ऊपर अटैक किया और वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया और इस बार हम लोग उस पर अटैक करने के लिए जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि 7th एल्डर तुम्हें अपने सामने खड़े खड़े एक फॉर्मेशन बनाने देगा, अब फिर तुम उससे सीधा जाकर कहने वाले हो कि मुझसे फाइट करो। जीडियान उसकी बात सुनने के बाद फिर से वहीं पर रुक जाता है। ज़ूपेन सोच रहा होता है मुझे पता है कि ये लड़का क्या करने की सोच रहा है, लेकिन ये लड़का वो करने की सोच रहा है जो ये कर नहीं सकता। जीडियान ज़ूपेन से कहता है मैं एक बात हमेशा से तुमसे कहना चाहता था कि मुझे शुरू से ही तुम पर भरोसा नहीं था, मुझे पता था कि हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन जाओनिंग तुम पर बहुत ज्यादा भरोसा करती थी। तुम एक मर्द हो और तुमने उससे वादा किया था कि तुम उसे इस शहर से बाहर लेकर जाओगे, लेकिन अगर तुम अपने वादे को पूरा नहीं करते और उसे इस शहर से बाहर लेकर नहीं जाते तो इसका मतलब तुम एक मर्द नहीं हो। ज़ूपेन उसे कहता है लेकिन अगर तुम वहाँ पर चले भी जाते हो तो तुम इसे सिर्फ अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखोगे और कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर खुद भी वहीं पर मारे जाओगे। जीडियान जाते हुए उसे कहता है मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूँ, मैं तुम्हारी तरह कोई डरपोक नहीं हूँ, मैं वहाँ पर जाकर मरना पसंद करूंगा सिवाय इसके कि तुम्हारी तरह यहाँ पर डर कर बैठ जाऊँ। जीडियान के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ूपेन कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाला, मैं जाओनिंग को बचाऊंगा। ज़ूपेन एक गुफा के अंदर चला जाता है जहाँ पर जाकर वो एक फॉर्मेशन बनाता है और उसी फॉर्मेशन के अंदर खुद बैठ जाता है। वो यहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को रिफाइन करने वाला है। ज़ूपेन अपनी मैजिक रिंग के अंदर से काइलार के काटे हुए दोनों परों को बाहर निकाल लेता है। ज़ूपेन हंसते हुए कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था कि किसी लड़की की जान बचाने के लिए मैं अपने आप को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाऊंगा, क्योंकि अभी मैं जिस सीक्रेट टेक्निक को कल्टीवेट करने वाला हूँ उसको कल्टीवेट करने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होने वाला है, इतना ज्यादा दर्द जितना मौत से भी नहीं होता। लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ इसी कल्टीवेशन मेथड से मैं अपनी स्पीड और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही कम समय में बढ़ा सकता हूँ। मुझे एक ऐसे डीमन के साथ फाइट करनी है जो कि मुझसे भी ज्यादा होशियार है, और ऐसे डीमन के साथ फाइट करने में अगर मेरी स्ट्रेंथ उससे कम हुई तो मेरे पास जीतने के चांसेस 100% नहीं होंगे। साथ ही वो अपनी अरे फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। ज़ूपेन के पास जितनी भी गोल्ड क्विक सैंड होती है वो सारी को भी बाहर निकाल लेता है और स्काईलार्क के परों को भी निकाल लेता है। वो उन सभी को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिफॉर्म करने वाला है। वो सारी की सारी गोल्डन क्विक सैंड उसकी बॉडी को कवर कर लेती है। सीक्रेट टेक्निक का नाम बॉडी प्योरिफिकेशन है। ज़ूपेन कहता है इस सीक्रेट टेक्निक की मदद से तुम्हारे पास जितने भी रिफाइनिंग मटेरियल्स होते हैं उन सभी को तुम अपनी बॉडी का हिस्सा बना सकते हो। एक बार तुमने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया तो उसके बाद तुम्हारी हड्डियां बिल्कुल आयरन की तरह मजबूत हो जाएंगी। लेकिन ये रिफाइनिंग मेथड बहुत ज्यादा दर्दनाक है। जितने भी मटेरियल्स हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे वो सारे के सारे मेरी बॉडी का हिस्सा बन जाएंगे, लेकिन इससे ऐसा ही महसूस होगा जैसे हजारों तलवारें मेरे सीने के अंदर दंस रही हूँ। बॉडी के ऊपर 1000 कट्स लगने से जितना दर्द होता है उससे भी ज्यादा दर्द इसमें होने वाला है। तो ज़ूपेन वहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है और वो सारी की सारी गोल्ड क्विक सैंड उसकी बॉडी के अंदर जाना शुरू कर देती है। ज़ूपेन कहता है इसके 3 लेवल हैं। फर्स्ट लेवल में ये गोल्डन क्विक सैंड मेरी बॉडी के अंदर जाएगी और मेरे सारे के सारे बॉडी मसल्स को दोबारा से रिफॉर्म करेगी। सारी गोल्डन क्विक सैंड जैसी उसकी बॉडी के मसल्स के अंदर दाखिल होती है तो ज़ूपेन चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। ज़ूपेन कहता है सबसे पहले मेरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो सारे पहले डिस्ट्रॉय होंगे और डिस्ट्रॉय होने के बाद वो नए मसल्स बनेंगे, यानी कि ज़ूपेन की बॉडी के ऊपर जितने भी मसल्स हैं यानी जितना भी गोश्त है वो सारा क्विक सैंड के साथ रिप्लेस हो जाएगा और ज़ूपेन को डायमंड की तरह की हार्ड बॉडी मिल जाएगी। लेकिन इस टेक्निक में इतना ज्यादा दर्द होता है कि अगर मुझे जाओनिंग को बचाने के लिए ना जाना होता तो मैं इस टेक्निक को कभी भी अपने ऊपर परफॉर्म नहीं करता। लेकिन अब जबकि मुझे जाओनिंग को बचाने के लिए जाना है तो मुझे इसे करना होगा, मुझे इस सारे दर्द को बर्दाश्त करना होगा। हालांकि ये दर्द बहुत ज्यादा है। वो सारी की सारी क्विक सैंड उसकी हड्डियों के अंदर चली जाती है और आपको पता है कि अगर हड्डियों के अंदर कोई चीज जाए तो बॉडी को बहुत ज्यादा दर्द होता है। ज़ूपेन की बॉडी से जगह जगह से ब्लड बह रहा होता है क्योंकि वो सारी की सारी क्विक सैंड उसकी बॉडी के अंदर जाती है तो उसकी सारी हड्डियों को तोड़कर उनको रिप्लेस कर रही होती है। उसकी नई हड्डियां बन रही है जो की क्विक सैंड से बनेगी और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। ज़ूपेन अपने मुंह पे हाथ रख के अपना मुंह बंद करता है ताकि वो ज्यादा चीखे ना, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। ज़ूपेन कहता है अगर मैंने यहाँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया और हार मान ली तो मैं मर जाऊंगा क्योंकि मेरे बचने का कोई चांस नहीं रहेगा। मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी। मुझे नहीं पता कि 9 डीमन एम्परर ने इस टेक्निक को खुद से रिफाइन किया था या नहीं, या फिर उसने सिर्फ इस टेक्निक को ऐसे ही बुक ऑफ एस्पर में लिख दिया। ज़ूपेन दर्द के मारे चिल्लाता हुआ वहीं पर अपनी फॉर्मेशन पर लेट जाता और कहता है अब इसका 3rd स्टेप स्टार्ट होने वाला है। 3rd स्टेप में हमारी पूरी बॉडी का डायफ्राम चेंज होने वाला है, यानी कि बॉडी की शेप चेंज
चेंज होगी। बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे रिप्लेस होंगे, यानी कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसके जिगर और उसके फेफड़े सब कुछ उसका चेंज हो जाएगा। सारी क्विकसैंड ज़ू फैन के ब्रेन के अंदर जाना शुरू कर देती है। ज़ू फैन कहता है इसका मतलब अब मेरी सोल रिफाइन होने वाली है। अगर मैं अपनी सोल रिफाइनिंग की टेक्निक पर आकर रुक जाता हूँ तो इसका मतलब मैं श्योरली मारा जाऊंगा। यहाँ से अब वापसी का कोई भी रास्ता नहीं बचा। मैं एक डीमन एम्परर हूँ और मैं अपनी ही टेक्निक के हाथों मरने वाला हूँ। और साथ ही ज़ू फैन लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कर देता है और अपनी बैक फ्लैश मेमोरीज में जाता है और कहता है जब मैं इस मैजिक पाथ पर चला था, इस डीमन कल्टीवेशन की पाथ पर, तो मैंने हर रास्ता अपनाया, हर टेक्निक को यूज किया और मैं होली लैंड के 8 एम्परर्स का हेड बन गया। और मैं सेंट के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एम्परर था। मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं था। और उसके बाद मुझे बुक ऑफ एस्पर मिली। बुक ऑफ एस्पर के मिलने के बाद मुझे उन सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चला जिनके बारे में मुझे पहले नहीं पता था। बुक ऑफ एस्पर के मिलने के बाद मेरी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन एक चीज जो मैं देख नहीं पाया, मेरे अपने ही स्टूडेंट ने आखिर पर मुझे मार डाला। और उसके बाद वहाँ पर मरने के बाद मैं इस जमीन पर आकर एक लड़के की बॉडी में जिंदा हो गया। एक लड़का जिसका नाम ज़ू फैन था, जो कि लू फैमिली का बटलर था। फिर मैं एक फैमिली का बटलर बन गया और आज मैं जहाँ पर हूँ, मरने की कगार पर। अब मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। उसी वक्त ज़ीडियन उसके सामने आता है और कहता है ब्रदर ज़ू फैन, तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से उठो। फिर ज़ाओनिंग उसके पास आती है और कहती है ब्रदर ज़ू फैन, तुम्हें तो मुझे बचाने के लिए आना है, तुम जल्दी से उठो, यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ू फैन जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और कहता है मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता, मैं एक डीमन एम्परर हूँ और मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है। मैंने ये टेक्निक को इसीलिए कल्टीवेट किया है। और साथ ही ज़ू फैन चिल्लाकर कहता है मैं यहाँ पर ज़ाओनिंग को बचाने के लिए इस दर्द को बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे इसे और बर्दाश्त करना होगा ताकि मैं इसको कल्टीवेट कर सकूं और फिर ज़ाओनिंग को जाकर बचा सकूं। ज़ू फैन जो लास्ट पर जबरदस्त चीख मारता है तो उसकी बॉडी के अंदर उस नीले बंदे की जो रोशनी होती है वो चमकना शुरू कर देती है और वो सारी रोशनी बाहर निकल आती है और उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। नेक्स्ट सीन ज़ू फैमिली के मेंशन का दिखाया जाता है। ग्रैंडपा अपनी ज़ू फैमिली में वापस आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पर अपनी फैमिली के हाल में उतरते ही उन्हें महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स होते हैं, लेकिन आज यहाँ पर कोई भी नहीं है। इतनी खामोशी क्यों है यहाँ पर। ग्रैंडपा कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि 7th एल्डर यहाँ पर पहले ही आ चुका है। वो जैसे ही अपने फैमिली हाल में जाते हैं तो 7th एल्डर वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। ग्रैंडपा भागते हुए उसके सामने आकर झुक जाते हैं और कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि 7th एल्डर यहाँ पर आने वाले हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ जाता। 7th एल्डर ग्रैंडपा से कहते हैं तुम्हारी फैमिली पिछले 100 साल से हमारी प्रोटेक्शन के अंडर है, हमारी जोमिंग वैली की, लेकिन हम लोगों ने पिछले 100 साल से तुम लोगों को जरा भी मिसट्रीट नहीं किया, तुम लोगों के साथ हमेशा ही अच्छे से पेश आते रहे। ग्रैंडपा 7th एल्डर से कहते हैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये सब कुछ आपकी वजह से है जो हमारी फैमिली किंगमिंग सिटी में इतनी ज्यादा प्रॉस्पेरस है। जोमिंग वैली वालों का हाथ हमारे सर पर नहीं होता तो हमारी ज़ू फैमिली कब की बिखर चुकी होती। 7th एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और ग्रैंडपा के पास आकर उसे कहते हैं तुम तो हमारे बारे में बहुत ही अच्छी सोच रखती हो, मैं इस बात की कदर करता हूँ। मुझे तुम्हारे मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन साथ ही 7th एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाते हैं और ग्रैंडपा से कहते हैं अच्छा अगर तुम हमें इतना ही ज्यादा मानते हो तो फिर तुमने बाहर वाले लोगों के साथ मिलकर हमारी गोल्डन क्विक सैंड को चोरी करने का प्लान क्यों बनाया। ग्रैंडपा 7th एल्डर से कहते हैं 7th एल्डर मुझे लगता है कि आपको कोई बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। हमारी ज़ू फैमिली ने हमेशा ही जोमिंग वैली की बहुत ज्यादा कदर की है, हम आपके बहुत ज्यादा वफादार रहे हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। और हमारी ज़ू फैमिली में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके खिलाफ जा सके। 7th एल्डर उसे कहते हैं मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, आज से कुछ महीने पहले तक अगर तुम मुझे बात करते तो मैं इस बात को मान लेता। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली हमारी बहुत ज्यादा वफादार है, लेकिन अब मैं इस बात को नहीं मान सकता क्योंकि सबूत मेरे सामने है। अगर तुम इस बात को साबित कर सकते हो तो जल्दी से बताओ तुम्हारी पोती कहाँ पर है, ज़ू ज़ाओनिंग कहाँ पर है। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, जबकि 7th एल्डर गुस्से के साथ उसे कहते हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी पोती कहाँ पर है। तुम्हारी पोती ने 2 और लड़कों के साथ मिलकर हमारी क्विक सैंड को चोरी कर लिया और उसके बाद वो जंगल के 3rd एरिया में जाकर एक बीस्ट के हाथों मारे गए। ये बात सुनकर ग्रैंडपा भी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं लगता है कि इसे अभी तक नहीं पता कि ज़ाओनिंग और बाकी के दोनों भी जिंदा हैं। तब 7th एल्डर सोच रहे होते हैं हालांकि मैंने उन तीनों बच्चों को अपने हाथों से नहीं मारा, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इतने ज्यादा जख्मी थे और वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर आ रहा था। वो उस मॉन्स्टर के हाथों से नहीं बच सकते। अगर उस मॉन्स्टर ने नहीं मारा होगा तो बाकी के मॉन्स्टर्स ने उसको मार दिया होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा जख्मी थे। लेकिन इस सब से मेरा बहुत ज्यादा नुकसान हो गया क्योंकि उन बच्चों के पास एक गोल्डन क्विक सैंड थी, मैं उसको भी हासिल नहीं कर पाया और ना ही उस लड़की को जिसे मैं अपनी कल्टीवेशन के लिए यूज करने वाला था। मेरे इस सारे नुकसान की भरपाई ज़ू फैमिली को अपनी जान देकर पूरी करनी होगी। 7th एल्डर ताली बजाते हैं और अपने साथियों से कहते हैं जल्दी से उनको यहाँ पर ले आओ। 7th एल्डर ने ज़ाओनिंग के डैड और उसके दोनों भाइयों को बहुत ज्यादा मारा पीटा होता है और उनको जंजीरों में बांध रखा होता है। 7th एल्डर के स्टूडेंट उनको जख्मी हालत में जंजीरों में बांधकर वहाँ पर ले आते हैं। ग्रैंडपा ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और 7th एल्डर से कहते हैं पिछले 100 साल से हमने जोमिंग वैली की बिना किसी क्रेडिट के मदद की है, हमने हमेशा ही आपका साथ दिया है और इस किंगमिंग सिटी को हमेशा प्रोटेक्ट किया है, किसी भी बाहरी शख्स को यहाँ पर नहीं आने दिया। मुझे सारा कुछ हमने जोमिंग
जोमिंग वैली वालों के लिए किया है और कभी भी इसके बदले में कुछ नहीं मांगा। क्या जोमिंग वैली वाले अपने दोस्त फैमिली वालों के साथ इस तरह का सलूक करते हैं? सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा महान हो और तुम लोग हमारे लिए हास हो? तुम हमारी दोस्त फैमिली नहीं हो। हमारी फैमिली की वैल्यू जोमिंग वैली यानी कि हमारी नजरों में सिर्फ कचरा है, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं। हम लोग जब चाहे तुम्हारी जैसी लो ग्रेड की फैमिली को इस्तेमाल करके फेंक सकते हैं और नई फैमिली ला सकते हैं। तुम्हें लगता है कि तुमने हमारे लिए किंगविंग सिटी की हिफाजत की है, बल्कि हमारी नजर में तुम सिर्फ कुत्ते हो जो कि हमारे लिए किंगविंग सिटी को गार्ड करते हो। और तुम्हारे जैसे कुत्तों को जब हमारी जोमिंग वैली वाले हड्डी डालते हैं तो तुम सब लोग इतने ज्यादा खुश हो जाते हो कि हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन अब जरा देखो तो सही इस बूढ़े कुत्ते को जो कि अपने ही मालिक को काटने के लिए दौड़ रहा है। पर क्या तुम्हें पता है जब एक कुत्ता पागल हो जाता है और अपने ही मालिक को काटना शुरू कर देता है तो फिर उसके साथ क्या किया जाता है? उसे खत्म कर दिया जाता है। ग्रैंडपा उसकी सारी बातें सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और साथ ही अपनी की पावर को रिलीज करते हैं। सेवंथ एल्डर भी गुस्सा हो जाते हैं और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं, लगता है कि तुम वाकई में अपने मालिक को काटने वाले हो। मुझे लगता है कि अब पुराने कुत्तों को मारकर अपने लिए नए कुत्ते लाने का वक्त आ चुका है। ग्रैंडपा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और उससे कहते हैं, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, मुझे साफ साफ इसका जवाब देना। शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती हो क्योंकि तुम उसको लूडिंग फर्नेस के तौर पर यूज करना चाहती हो, यानी कि सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए उसे सेक्रीफाइस करना चाहती हो। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें तो इस बारे में बहुत ज्यादा लेट पता चला है। हम लोग तो काफी अरसे से इस मेथड को यूज कर रहे हैं। एंडर जितनी भी छोटी फैमिलीज आती हैं, हम हर साल उस फैमिली से एक लड़की को लेते हैं और उसके साथ इस कल्टीवेशन मेथड को यूज करते हैं। इसी तरह हमारी जोमिंग वैली के सारे एल्डर्स की पावर्स बढ़ती हैं। लेकिन आज तक किसी भी दूसरी छोटी फैमिली को इस बारे में पता नहीं चला। तुम वो पहली फैमिली हो जिससे इस बारे में पता चल चुका है, इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो तुम सिर्फ अपनी एक पोती के लिए हमसे फाइट करना चाहती हो और मरने को तैयार हो। वो तो सिर्फ एक लड़की है, एक लो क्लास की थर्ड फैमिली की लड़की। तुम उसको बचाने के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। ग्रैंडपा चिल्लाकर उसे गाली देते हैं और कहते हैं, तुम कमीने कहीं के, वो मेरी पोती है, कोई आम सी लड़की नहीं। तो बड़ी स्पीड के साथ सेवंथ एल्डर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, आज मैं तुम्हें यहीं पर सजा दूंगा, तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। सेवंथ एल्डर भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं, चलो फिर देखते हैं कौन किसको मारता है। ग्रैंडपा जैसे ही आगे बढ़कर सेवंथ एल्डर पर अटैक करते हैं, सेवंथ एल्डर सामने से गायब होकर उसके पीछे चला जाता है और कहता है, तुम तो बहुत ज्यादा स्लो हो। और साथ ही सेवंथ एल्डर ग्रैंडपा पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से ग्रैंडपा पीछे की तरफ धकेले जाते हैं। ग्रैंडपा सेवंथ एल्डर के सिर्फ एक ही बार से जख्मी हो जाती हैं और वहीं पर अभी रुके होते हैं कि सेवंथ एल्डर फिर से उनके करीब पहुंच जाता है उन पर अटैक करने के लिए। और फिर से ग्रैंडपा पर अटैक करता है, जिसकी वजह से ग्रैंडपा अपने हाल की दीवार को तोड़ते हुए घर से बाहर जाकर गिरते हैं। वो अपने घर की दीवार को तोड़ते हुए बाहर वाली दीवार के साथ जाकर टकराते हैं और काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। सेवंथ एल्डर भी वहीं पर आ जाते हैं। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, मेरी पावर तुमसे बहुत ज्यादा है, अपनी ह्यूमन ड्राम के थर्ड लेवल तक पहुंच चुका हूँ, जबकि तुम अभी तक वहीं पर टियानजान की ड्राम पर फंसे हुए हो। हम दोनों के पावर लेवल में इतना ही फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। मेरे लिए तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुमसे फाइट करूँ, क्योंकि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो। साथ ही एल्डर फिर से उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और कहते हैं, अब वक्त आ चुका है तुम्हारे मरने का, लेकिन तुम परेशान मत होना, मरने के बाद तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारी सारी की सारी फैमिली तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी पहुंचेगी। ग्रैंडपा भी अपनी किस्मत को मान लेते हैं और अपनी आंखें बंद करते हुए सोच रहे होते हैं, चलो शुक्र है सेवंथ एल्डर को अभी इस बारे में नहीं पता कि जाओनिंग जिंदा है। वो यही समझता है कि जाओनिंग मर चुकी है, मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन कम से कम मेरी पोती तो जिंदा रहेगी, वो उन दोनों लड़कों के साथ सेफ है। लेकिन सेवंथ एल्डर जैसे ग्रैंडपा पर अटैक करने वाला होता है, उसी वक्त पीछे से जाओनिंग आवाज देती है और कहती है, यहीं पर रुक जाओ। सेवंथ एल्डर भी उसकी आवाज सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखकर कहते हैं, तो इसका मतलब तुम अभी तक जिंदा हो, मरी नहीं। ये लड़की नहीं मरी, तो इसका मतलब मैं अपनी कल्टीवेशन के मेथड को जारी रख सकता हूँ, इस लड़की को लूडिंग फर्नेस के तौर पर यूज कर सकता हूँ। जाओनिंग के हाथ में फिर से एक नाइफ होता है और वो उस नाइफ को अपनी गर्दन पे रख लेती है और कहती है, अगर तुम मुझे अपनी लूडिंग फर्नेस के तौर पर यूज करना चाहती हो तो फिर मेरी फैमिली को छोड़ दो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाना, वरना मैं अपनी गर्दन काट लूंगी। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपने बारे में इतना ज्यादा हाईली नहीं सोचना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि जोमिंग वैली वालों को तुम्हारे अलावा लोडिंग फर्नेस नहीं मिल सकती? ये बात सच है कि तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन तुम रिप्लेसेबल हो, हम किसी और फैमिली से किसी और लड़की को ले सकते हैं। जाओनिंग पहले तो एल्डर की बात सुनकर काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि एल्डर उसके साथ सच बोल रहे हैं, लेकिन साथ ही वो सोचती है एल्डर तो बहुत बड़े जीनियस हैं, इसलिए वो उसको बेवकूफ बना रहे हैं। जाओनिंग सेवंथ एल्डर से कहती है, मुझे पता है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है कि मेरी वैल्यू तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि जोमिंग वैली वालों के पास इस वक्त कोई भी लोडिंग फर्नेस नहीं है। फिर तुम्हें वाकई में मेरी जान की परवाह नहीं है तो फिर ठीक है, मैं अपना गला काट लेती हूँ। तुम वैसे भी तो मेरी फैमिली को मारने वाले हो, मैं भी अपनी फैमिली के साथ मर जाती हूँ। दादाजी भी चिल्लाकर जाओनिंग से कहते हैं, जाओनिंग ये तुम क्या कर रही हो, तुम अपना गला नहीं काट सकती, मैंने तुम्हें जिंदा रखने के लिए सब कुछ किया है और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सेवंथ एल्डर को जैसे ही लगता है कि ये लड़की वाकई में अपना गला काट लेगी, वो चिल्लाकर कहते हैं, रुक जाओ, ऐसा मत करना। जाओनिंग कहती है, तो मैंने ठीक ही सोचा था कि सेवंथ एल्डर मुझे मरता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि उनके पास और कोई भी लोडिंग फर्नेस नहीं है।
सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं क्या वो लड़का अभी तक जिंदा है जिसने मेरे साथ फाइट की थी। जाओनिंग पहले तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है, लेकिन साथ ही वो एल्डर को जवाब देते हुए कहती है तुमने उन सबको बहुत ज्यादा जख्मी कर दिया था, वो सारे लोग वहीं पर मर गए हैं। अगर तुम वहाँ पर उनकी डेड बॉडीज को ढूंढना चाहती हो तो अपने कुछ लोगों को वहाँ पर भेज दो, लेकिन वो तुम्हें वहाँ पर मिलेंगे नहीं क्योंकि बहुत सारे बीस्ट है वहाँ पर, किसी ने उनको खा लिया होगा। एल्डर जाओनिंग से कहते हैं मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, अगर तुम जिंदा हो तो वो भी जिंदा होंगे। मुझे पता है कि वो लड़का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में किसी से भी इतनी ज्यादा मार नहीं खाई जितनी मैंने उस लड़के से खाई है। और सिर्फ उस लड़के के हाथों से मैंने अपनी गोल्डन क्विक सैंड को खो दिया, बल्कि उस लड़के के हाथों से मैं काफी ज्यादा जख्मी भी हो गया। साथ ही एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और जाओनिंग से कहते हैं मैं तुम्हारी नॉलेज को कम नहीं आंक रहा, लेकिन तुम मेरी नॉलेज को कम आंक रही हो। मुझे पता है कि वो लड़का अभी तक जिंदा है और उसी लड़के ने तुम्हें ये सब कुछ कहने को कहा है। सेवंथ एल्डर जाओनिंग से कहते हैं चलो ठीक है, हम सबको भूल जाओ, तुम ये वार जीत चुकी हो, तुमने मुझे मना लिया, मैं तुम्हारी फैमिली के किसी भी मेंबर को नहीं मारूंगा। जाओनिंग के पास उनका बहुत ज्यादा खुश रहती है, लेकिन सेवंथ एल्डर जल्दी से अपने मैजिक वेपन को यूज करते हुए ग्रैंडपा को पकड़ लेते हैं। जाओनिंग चिल्लाते हुए सेवंथ एल्डर से कहती है ये आप क्या कर रहे हैं, आपने तो कहा था कि आप मेरी फैमिली को छोड़ देंगे। सेवंथ एल्डर से कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी फैमिली को छोड़ दूंगा, तुम्हारे ग्रैंडपा टियानजियान राम के एक मास्टर हैं, मुझे नहीं पता कि वो और कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एक बार तुम जोमिंग वैली में शादी करके पहुंच जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी फैमिली को छोड़ दूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा। जाओनिंग उसे कहती है तो फिर तुम्हें अपनी जुबान देना होगी कि तुम अपने वर्ड से पीछे नहीं हटोगे, तुम मेरी फैमिली को नहीं मारोगे। वो उसे कहते हैं हाँ मैं तुम्हारी फैमिली को क्यों मारूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, मैं तुम्हारी फैमिली को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सेवंथ एल्डर जल्दी से अपने स्टूडेंट से कहते हैं मिस जाओनिंग को इसके रूम में ले जाओ ताकि ये वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सके, हम इसे कल अपने साथ जोमिंग वैली में लेकर जाएंगे। सेवंथ एल्डर के जो स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद है उनमें यांगमिंग भी है। यांगमिंग आपको याद होगा मिस ली का मंगेतर और उसका भाई भी। यांगमिंग जाओनिंग की तरफ देखता है और कहता है तो ये वो लोडिंग फर्नेस है जिसके साथ मेरे मास्टर कल्टीवेट करके अपने आप को ट्रेन करने वाले हैं, ये तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हमारे मास्टर के तो बहुत ज्यादा मजे हैं। एल्डर के स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और जाओनिंग को उसके रूम की तरफ ले जाते हैं क्योंकि यांगमिंग अभी मास्टर के पास ही खड़ा होता है। वो सेवंथ एल्डर से कहता है मास्टर आपने कोई ऐसा प्लान सोचा है कि हम लोग लू फैमिली से कैसे निपटेंगे? मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उनका बटलर जू फैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो फ्यूचर में हमारी जोमिंग वैली के लिए एक बड़ा मसला बन सकता है। जू फैन का नाम सुनकर जाओनिंग भी वहीं पर रुक जाती है, उसे भी कंफर्म हो जाता है कि जू फैन वाकई में लू फैमिली का बटलर है। सेवंथ एल्डर यांगमिंग से कहते हैं ये बात सिर्फ तुम्हें पता है, जू फैन ने हमारी जोमिंग वैली के 2 बड़े एल्डर्स को मारा है, क्या तुमने इस बात को किसी को बताया तो नहीं? यांगमिंग उनसे कहता है नहीं मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, अगर मैं ये बात किसी को बताता भी हूँ हमारी जोमिंग वैली के पैट्रियार्च वैनशन इस बात को नहीं मानेंगे। सेवंथ एल्डर हंसना शुरू कर देती है और कहते हैं पहले तो मैंने भी तुम्हारी इस बात को नहीं माना था क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह का छोटा लड़का हमारी जोमिंग वैली के 2 बड़े एल्डर्स को अकेला मार सकता है, लेकिन आज से कुछ महीने पहले मेरा भी सामना इसी तरह के एक डीमन कल्टीवेटर के साथ हुआ था। पता नहीं वो लड़का कौन था, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, हालांकि मैंने भी उससे बहुत ज्यादा मार खाई है, मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई थी, मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से आया हूँ। जंगल में उस लड़के के साथ फाइट करने के बाद मुझे अंदाजा हुआ है कि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग डीमन कल्टीवेटर मौजूद हैं, इसलिए तुम्हारा लू फैमिली का बटलर जू फैन भी हो सकता है। यहाँ पर सेवंथ एल्डर को इस बात के बारे में नहीं पता कि जू फैन ही वही जू फैन है क्योंकि लू फैमिली का बटलर है। यांगमिंग मास्टर से कहता है तो मास्टर फिर हम लोग क्या करने वाले हैं? मास्टर से कहते हैं हम लोग पहले इस लड़की के साथ डील करेंगे, पहले मैं इसको यूज कर लूँ, उसके बाद जू फैन से निपटने का कोई रास्ता निकालेंगे। जाओनिंग उनकी सारी बातें सुन लेती है और कहती है मेरी वजह से जू फैन मुश्किल में पड़ चुका है, अब मास्टर जू फैन का पीछा करेंगे और उसे ढूंढकर मार डालेंगे। नेक्स्ट सीन उस ब्लू रोशनी वाले बंदे का दिखाया जाता है जो कि अपनी केव में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। उसे उसी वक्त कुछ महसूस होता है। वो बंदा कहता है मैंने उस लड़के को अपनी जो ब्लू लाइट दी थी वो ब्लू लाइट डिस्पियर हो चुकी है, या तो उस लड़के ने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाकर उस ब्लू लाइट को अपनी बॉडी से रिमूव कर दिया है, या फिर उस लड़के ने उस ब्लू लाइट को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढ लिया है और वो मेरी ब्लू लाइट को अपनी एनर्जी के तौर पर यूज करने वाला है। लेकिन साथ ही वो हंसना शुरू कर देता है और कहता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो भी एक बच्चा है, वो इस सारी पावर को कैसे कंट्रोल कर सकता है? वो ना तो अपनी बॉडी से उस रोशनी को मिटा सकता है और ना ही उसको कंट्रोल कर सकता है, और वो एक गॉड लेवल का कल्टीवेटर भी हो तब भी वो इसको यूज नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही वो बंदा खामोश हो जाता है और कहता है लेकिन अगर वाकई में उसने अपनी बॉडी से उस रोशनी को निकाल दिया होगा तो फिर मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? फिर वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, वैसे भी जब वक्त आएगा वो खुद ही मेरे पास आ जाएगा, और फिर वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन जू फैन के दिखाया जाता है जो कि उस केव के अंदर बैठा अपनी उस टेक्निक को कल्टीवेट कर रहा है। केव के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है और उस एनर्जी के बीच से जू फैन को दिखाते हैं। जू फैन उस एनर्जी के बीच से निकलता है और जू फैन का कद पहले से काफी लंबा हो चुका है क्योंकि जू फैन ने इस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिफॉर्म किया है। जू फैन बाहर आकर खड़ा हो जाता है और अपनी बॉडी शॉडी दिखाता है कि उसके 6 पैक्स भी निकल आए हैं और उसकी बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है और वो काफी ज्यादा लंबा भी हो चुका है। लेकिन पहले वाला जू फैन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। जू फैन कहता है मैंने अपनी पूरी की पूरी बॉडी को रिफाइन कर लिया है, अब मेरी पूरी बॉडी मसल्स की बजाय गोल्डन क्विक सैंड से बनी हुई है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब मेरी पावर लेवल्स 5th लेवल के स्पिरिट सोल्जर जितनी है।
साथ ही ज़ूपेन अपने माथे पर उंगली लगाता है तो वो ब्लू रंग की रोशनी चमकना शुरू हो जाती है। ज़ूपेन कहता है, जब मैंने जो ब्लू रोशनी उस मास्टर से ली थी तब मुझे इसको कंट्रोल करना नहीं आता था। जब मैं अपनी प्योरिफिकेशन वाली टेक्निक को परफॉर्म कर रहा था और अपनी बॉडी को रिफॉर्म कर रहा था तब मुझे अपनी बॉडी के अंदर ये वाली रोशनी मिली और मैंने इसको कंट्रोल करना सीख लिया। अब मैं इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूँ और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। ज़ूपेन हंसना शुरू कर देता है और कहता है, अब तो सेवंथ एल्डर मुझे टच भी नहीं कर पाएगा क्योंकि मेरे पास इनविंसिबल बॉडी है। ज़ूपेन कहता है, अपनी नई बॉडी को देखकर मैं इतना ज्यादा खुश हो गया, मैं तुझे भूल ही गया कि मैंने अपनी नई बॉडी को हासिल किस लिए किया है। मैंने तो ज़ाओनिंग को बचाने के लिए जाना था। आपको याद होगा कि ज़ूपेन ने अपने पास से स्काईलार्क के पर भी निकाले थे। ज़ूपेन ने अपने स्काईलार्क के परों को अपनी बॉडी के साथ अटैच कर लिया है। वो अपनी मर्जी से अपनी बॉडी के अंदर से स्काईलार्क के परों को निकाल सकता है और उनकी मदद से उड़ सकता है। ज़ूपेन अपने परों को निकालता है, अपने बालों को बांधता है और अपने कपड़े पहन लेता है, यानी कि वो फाइट के लिए रेडी हो चुका है। वो बूस्ट करके ऊपर की तरफ उड़ जाता है और कहता है, सेवंथ एल्डर रेडी हो जाओ, या तो मेरे आने से पहले तुम मर जाओ या फिर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा लो क्योंकि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। नेक्स्ट सीन किंगविंग सिटी का दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, जैसे वहाँ पर त्योहार मनाया जा रहा है। गलियों में खड़े लोग ये बातें पूछ रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या कोई त्योहार है। दूसरे वाला बंदा उसे कहता है, आज एक बहुत बड़ा दिन है, ज़ू फैमिली की लड़की जोमिंग वैली के एक डिसाइपल के साथ ब्याहने वाली है। जोमिंग वैली वाले उसे शादी करके यहाँ से ले जाएंगे। वहीं पर सेवंथ एल्डर अपने घोड़े पर बैठ कर आते हैं। वो सारे कहते हैं, देखो वहाँ पर सेवंथ एल्डर को यहाँ पर भेजा गया है दुल्हन को लेने के लिए। में से एक बंदा कहता है, मैंने सुना है कि जोमिंग वैली का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट है जिसके साथ इसकी शादी होने वाली है, ताकि उन सबको नहीं पता कि ज़ाओनिंग की शादी सेवंथ एल्डर के साथ होने वाली है। एक सीन रूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओनिंग बैठी तैयार हो रही है। तो छोटा चूहा भी उसके पास ही होता है। ज़ाओनिंग उसे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकती। मैं तुम्हें वहाँ से इसलिए लेकर आई थी क्योंकि मैं तुम्हें अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहती थी, लेकिन अब मैं किसी और जगह पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरे बचने का कोई चांस नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। वापिस माउंटेन ऑफ बीच पर चले जाओ, तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहोगे। उसी वक्त दो लड़कियां अंदर आती हैं और ज़ाओनिंग से कहती है, मिस प्लीज बाहर आ जाएं। जोमिंग वैली के सेवंथ एल्डर आपको लेने के लिए आ चुके हैं। ज़ाओनिंग अपनी चेयर से उठकर बाहर की तरफ चल पड़ती है और कहती है, मॉम, डैड और ग्रैंडपा, आपको मेरे लिए और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चूहा भी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है। सारी लड़कियां उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और कहती हैं, मिस ज़ू तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये दुल्हन हमने पहली बार देखी है जो इतनी ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। शायद इसी वजह से जोमिंग वैली वाले इसे दुल्हन बनाकर अपनी जोमिंग वैली में लेकर जा रहे हैं। काश हम भी इसकी तरह खूबसूरत होते तो हमें भी अपने साथ लेकर जाते। ज़ाओनिंग सेवंथ एल्डर से कहती है, तो क्या आप मुझे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं? सेवंथ एल्डर से कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, तुम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तुम्हारी शादी हमारे एक डिसाइपल के साथ होने वाली है, इसलिए मुझे तो तुम्हारे ऊपर नजर रखना ही होगी। मैं तो इस बात को श्योर करने के लिए आया हूँ कि तुम जोमिंग वैली तक बिल्कुल सेफ एंड साउंड पहुँच जाओ। ज़ाओनिंग कहती है, थोड़ी ही देर में मैं सेवंथ एल्डर के साथ यहाँ से जोमिंग वैली की तरफ चली जाऊंगी और उसके बाद ज़ूपेन और ज़ीटियान इस शहर को छोड़कर यहाँ से आराम से जा सकते हैं। सेवंथ एल्डर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं, मैं तुम्हें एक बात बताना तो भूल ही गया था। मैंने अपने कुछ लोगों को माउंटेन के ऊपर भेजा है ताकि वहाँ के सारे रास्तों को ब्लॉक कर दें और जाके उन दोनों लड़कों को भी ढूंढे, क्योंकि तुमने कहा था कि वो दोनों जिंदा हैं। साथ ही में उस गुफा का रास्ता में पता चल चुका है जहाँ से तुम तीनों माउंटेन ऑफ बीच पर हमारी कुछ सैंड को चोरी करने के लिए गए थे। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो दोनों चूहे मेरे हाथों से नहीं बचेंगे, उन्हें यहीं पर मरना होगा। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, तुम अपनी जान को पहले ही हमारे हवाले कर चुकी हो ताकि तुम अपनी फैमिली को बचा सको, अब तुम किसी और को नहीं बचा पाओगी। ज़ाओनिंग भी रोना शुरू कर देती है और कहती है, अब मैं क्या करूँ, मैं अपनी फैमिली को तो बचा सकती हूँ लेकिन ज़ूपेन और ब्रदर ज़ीटियान को मैं कैसे बचाऊंगी। और उसी वक्त ज़ाओनिंग के हाथ में जो रिंग होती है उसके अंदर लाइटनिंग चमकना शुरू हो जाती है, यानी कि दूसरी रिंग उसके बहुत ज्यादा करीब है। ज़ाओनिंग उस रिंग को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और साथ ही और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है, प्लीज यहाँ पर मत आना, क्योंकि ज़ाओनिंग चिल्लाकर ऐसा कहती है। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसकी तरफ देखने शुरू कर देते हैं, जबकि एल्डर भी उसकी तरफ देख रही होती है कि इसे क्या हो गया। अब क्योंकि ज़ाओनिंग की रिंग के अंदर से लाइटनिंग निकल रही है तो इसका मतलब या तो ज़ूपेन जहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे ज़ीटियान उसको बचाने के लिए आ रहा है। ज़ाओनिंग चिल्लाकर कहती है, प्लीज यहाँ पर मत आना। बाकी के सारे भी उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं कि इसको अचानक क्या हो गया, ये चिल्ला क्यों रही है। और यहीं पर हमारे पहले हीरो की एंट्री होती है जो कि ज़ीटियान होता है। ज़ीटियान ऊपर आसमान से नीचे की तरफ छलांग लगाता है और चिल्लाकर ज़ाओनिंग का नाम पुकारता है और वो सेवंथ एल्डर को अटैक करने के लिए नीचे आ रहा होता है। ज़ीटियान ज़ाओनिंग से कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ, जबकि सेवंथ एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो इसका मतलब तुम दोनों अभी तक जिंदा हो, लेकिन तुम सिर्फ बोन फॉर्जिंग राउंड के 7th लेवल पर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे हरा पाओगे? साथ ही एल्डर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपने हाथ से एक एनर्जी बॉल बनाकर उसकी तरफ फेंकते हैं, जबकि ज़ीटियान भी अपनी तलवार को घुमाते हुए अपने जिन्हो मेंशन यानी कि अपनी फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करता है और एल्डर के उस एनर्जी बॉल को वापस जमीन की तरफ फेंक देता है, जिससे एक जबरदस्त धमाका होता है। एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ज़ीटियान भी नीचे उतर आता है और हंस रहा होता है, जबकि सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं, तो इसका मतलब तुम जिन्हो मेंशन से हो। अभी अभी जो टेक्निक तुमने परफॉर्म की ये तो जिन्हो मेंशन की है। सेवंथ एल्डर बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम वाकई में जिन्हो मेंशन से हो? तुम्हें ये सीक्रेट टेक्निक कैसे आती है? ज़ीटियान मास्टर को अपने पीछे की तरफ देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। मास्टर कहते हैं, तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से आ गई? तुम तो अभी यंग हो, इतनी एज में तुमने इस टेक्निक को कैसे मास्टर कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जिन्हो
मेंशन के हेड के बेटे हो। जीडियन अपनी तलवार को पीछे की तरफ घुमाते हुए उस पर अटैक करता है और कहता है तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे मैं जो भी हूँ। एल्डर उसे कहते हैं तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, हालांकि तुम्हारे पास कुछ मिस्टीरियस सीक्रेट टेक्निक्स हैं, लेकिन इन सब की मदद से भी तुम मुझको नहीं हरा पाओगे। जीडियन जैसे ही एल्डर के ऊपर अटैक करने लगता है, एल्डर फिर से उसके पीछे चले जाते हैं और उसकी बैक पर अपना हाथ रखते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हैं। जैसे ही एल्डर अपना हाथ उसके पीछे रखते हुए उसे पुश करते हैं, जीडियन लुढ़कता हुआ दूर जाकर गिरता है। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं अगर मुझे तुम्हारी फैमिली की फिक्र नहीं होती, अगर मुझे ये फिक्र ना होती कि वो लोग हम पर अटैक करेंगे, तो मैंने तुम्हें कब का मार दिया होता, सिर्फ एक ही ब्लो से, क्योंकि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ एक कीड़े हो। सेवंथ एल्डर जो कि उसके सामने खड़े होकर बात कर रहे होते हैं, जीडियन उनके चेहरे पर थूक देता है। एल्डर को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जबकि एल्डर के डिसाइपल आगे बढ़ते हैं और जीडियन को पकड़ लेते हैं। जीडियन चिल्लाते हुए उसे कहता है अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो मुझे मार डालो, फिर देखते हैं तुम्हारी योमिंग वैली वाले हमारे जिन्हो मेंशन वालों से कैसे बच पाते हैं। दोनों फैमिलीज के दरमियान में एक जंग होगी और हमारी फैमिली वाले तुम्हारे बहुत सारे लोगों को मार डालेंगे। सेवंथ एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जिन्हो मेंशन से डरता हूँ? मैं तुम्हारी फैमिली से नहीं डरता। और साथ ही सेवंथ एल्डर अपने हाथ को रेडी करते हैं उसको मारने के लिए और उसे कहते हैं अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी देता हूँ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम यहाँ पर योमिंग वैली की टेरिटोरी में हो, तुम्हें यहाँ पर आना अलाउ नहीं है, हमारे जिन्हो मेंशन वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ज़ाओनिंग फिर से आगे बढ़ती है और एल्डर से कहती है प्लीज इसको मत मारना, लेकिन एल्डर जैसे ही उसको मारने वाले होते हैं, एल्डर के सर के ऊपर एक बड़ी सी तलवार आकर गिरती है। एल्डर जल्दी से साइड पर हो जाती है और उसे डॉज करते हैं। एल्डर कहते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही रेयर गेस्ट आया है, मैंने 50 साल पहले तुम्हें देखा था जब तुम सिर्फ एक स्टूडेंट हुआ करते थे, अब तो तुम एक एल्डर बन चुके हो। जिन्हो मेंशन से जीडियन को बचाने के लिए एक एल्डर वहाँ पर आते हैं। एल्डर सेवंथ एल्डर से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम जिन्हो मेंशन के यंग मास्टर को इस तरह मार सकते हो? सेवंथ एल्डर उसे कहता है अगर मैं इसको मार भी देता हूँ तो तुम क्या कर लोगे? सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं 50 साल पहले हम दोनों में फाइट हुई थी, लेकिन तब भी तुम मुझसे हारे थे और आज भी हारोगे, क्योंकि 50 साल में मैंने बहुत सारी टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है। अब मैं तुमसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था, तुम्हें अपनी जिन्हो मेंशन के सेवंथ एल्डर को यहाँ पर बुलाना चाहिए था, न कि तुम्हें यहाँ पर आना चाहिए था। साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हंसते हुए उनसे कहते हैं तुम्हारे यहाँ आने से कुछ भी नहीं बदलने वाला, अगर तुम इस लड़की को बचाने चाहती हो तो यहाँ से चुपचाप वापस चले जाओ, अगर फाइट करने की कोशिश की तो तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। एट एल्डर उसकी बात सुनने के बाद अपने गुस्से को शांत करते हैं और जीडियन से कहते हैं जीडियन चलो यहाँ से, हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर नहीं रुकेंगे। जीडियन अपने एल्डर से कहता है एल्डर अगर आपको ज़ाओनिंग को बचाने के लिए फाइट नहीं करनी तो कम से कम अपनी ऑनर के लिए तो फाइट करें। हम जिन्हो मेंशन से हैं, इसने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है, हम इसके साथ फाइट करेंगे, हम लोग ऐसे यहाँ से वापस नहीं जा सकते, हमारे जिन्हो मेंशन का नाम खराब होगा। एट एल्डर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये इनका टेरिटोरी है, यानी इनका इलाका है। अगर हम यहाँ पर इससे फाइट करके जीत भी जाते हैं तो योमिंग वैली वाले हमें नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पर डिसएडवांटेज पर हैं, हमें यहाँ से जाना होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सेवंथ एल्डर के साथ दोबारा कभी भी जिंदगी में अगर तुम्हारा सामना हो, अपने गुस्से को पी जाना और चुपचाप वहाँ से अपना अलग रास्ता ले लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होशियार और जीनियस है, हम लोग इससे पंगा लेना अफोर्ड नहीं कर सकते। जीडियन अपने अंकल की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है मुझे ये सारी बातें पहले से पता है, मुझे पता है कि ये जीनियस डेविल है, लेकिन मैं यहाँ पर एक मकसद के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ। मुझे पता है कि मैं इनसे फाइट करके जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर इनसे फाइट करने के लिए आया, क्योंकि मुझे पता है अगर आज मैं इसको यहाँ पर नहीं बचाता तो मुझे सारी जिंदगी इस बात का पछतावा रहेगा कि मैंने इस लड़की को क्यों नहीं बचाया। जबकि ज़ाओनिंग भी उसकी बातें सुनकर रोना शुरू कर देती है। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनकर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं तुम तो बहुत ज्यादा यंग और नाइव हो, यानी कि ऐसा लड़का जिसे अपने और अपने इनके के लोगों की कोई परवाह नहीं होती, वो सिर्फ अपनी करता है और अपनी सुनता है। मास्टर उसे कहते हैं अगर तुम इस लड़की में इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो और हीरो बनकर इस लड़की को बचाना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, तुम इसके लिए हीरो बन सकते हो, ये लड़की तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया करेगी। साथ ही वो कहते हैं उनको लाओ, और वो सामने की तरफ दिखाते हैं तो उसने पूरी ज़ू फैमिली को लटका रखा होता है। वो कहते हैं अगर तुम इसकी पूरी फैमिली को बचा लेते हो तो ये लड़की तुम्हारी बहुत बड़ी एहसानमंद रहेगी और तुम इस लड़की की नजरों में एक हीरो बन जाओगे। ज़ाओनिंग अपनी पूरी फैमिली को वहाँ पर लटका हुआ देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सेवंथ एल्डर से कहती है सेवंथ एल्डर ये आपने क्या किया, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी फैमिली को छोड़ देंगे। वो उसे कहते हैं मैं तो बस यहाँ पर विलन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर विलन नहीं बनूंगा तो तुम्हारा ये हीरो तुम्हें यहाँ से मुझसे बचाकर कैसे लेकर जाएगा? हीरो बनने के लिए पहले विलन को हराना पड़ता है। सेवंथ एल्डर अपने लोगों से कहते हैं ठीक है ज़ू फैमिली वालों को मार दो। वो लोग जैसे उन्हें मारने लगते हैं, ज़ाओनिंग चिल्लाकर सेवंथ एल्डर से कहती है अगर आपने मेरी फैमिली को मार डाला तो फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी, आपको लूटिंग फर्नेस नहीं मिलेगी। सेवंथ एल्डर से कहते हैं क्या वाकई में तुम अपने आप को मार डालोगी? अगर तुम अपने आप को मार डालोगी तो मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारी सारी फैमिली को मार डालूंगा। ये बात सुनते ही ज़ाओनिंग खामोश हो जाती है। ज़ाओनिंग वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। यांगमिंग आगे बढ़ता और कहता है छोटी लड़की तुम तो अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी वैल्यू इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे लिए हम पूरी की पूरी फैमिली को छोड़ देंगे? क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर यानी कि सेवंथ एल्डर को क्या कहा जाता है? इनको जीनियस डेविल कहते हैं। पता नहीं कितनी ज्यादा नोबल फैमिलीज के एल्डर्स को मेरे मास्टर ने अपनी प्लानिंग से मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की बार्गेनिंग करके मेरे मास्टर से जीत सकती हो? हालांकि तुम्हारे पास यहाँ पर एक एडवांटेज है, तुमने एल्डर से कहा था कि तुम अपने आप को मार डालोगी, तुम अपने आप को मारकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए कोशिश कर रही हो, लेकिन अगर तुम अपने आप को
को मार दोगी तो तुम्हारी फैमिली भी साथ ही मरेगी। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे मास्टर तुम्हारे साथ ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमने मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। जब तक तुम्हारी फैमिली मास्टर के हाथ में है तुम अपनी जान नहीं दे सकती, और जब तुम अपनी जान दोगी तो तुम्हारी फैमिली भी मरेगी। इसलिए अब तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जामनिंग उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है ये सारी मेरी गलती है। अगर मैं उस दिन अपने घर से नहीं भागी होती और मैं योमिंग वैली के मास्टर के पास चली जाती तो मैं ब्रदर ज़ूफैन और ब्रदर ज़ीटियान से नहीं मिलती, और ना ही हम लोग इसकी क्विकसैंड को चोरी करते, फिर हमारा वहाँ पर सेवंथ एल्डर के साथ सामना होता। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं घर से भाग कर गई थी। मेरी वजह से मेरी पूरी फैमिली और वो दोनों भी खतरे में पड़ चुके हैं। काश मैं उस दिन माउंटेन पर मर गई होती, काश मैं पैदा ही ना होती, काश मैं अपने घर से भागी ना होती। अब तो मैं अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती और ना ही मर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं मरूंगी तो मेरी फैमिली मेरे साथ मरेगी। फिर वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है काश हीवन से कोई मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। फिर वो गार्ड से कहती है गार्ड किसी को यहाँ पर भेज दो, किसी फरिश्ते को मुझे बचाने के लिए भेज दो, मेरी फैमिली को बचाने के लिए भेज दो। वो सारे लोग कहते हैं आसमान की तरफ देखो, आसमान में क्या है। उसी वक्त ज़ीटियान के हाथ में जो रिंग होती है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलना शुरू हो जाती है। ज़ीटियान भी ऊपर की तरफ देखता है और कहता है लगता है वो आ गया। ज़ाओनिंग भी ऊपर की तरफ देखती है। ज़ूफैन ऊपर खड़ा होता है जो कि हवा में उड़ा होता है अपने पंखों की मदद से। ज़ूफैन हंसते हुए सेवंथ एल्डर से कहता है सेवंथ एल्डर तो हम दोनों फिर से मिल गए। लास्ट टाइम मैं तुमसे हार गया था, लेकिन इस बार देखते हैं कौन जीता है कौन हारता है। हमारा सेकंड राउंड स्टार्ट होता है अभी। ज़ूफैन नीचे उतर आता है। सेवंथ एल्डर को लगता है शायद इसने कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स को यूज किया है उड़ने के लिए। उसे नहीं पता कि ये उसकी बॉडी का हिस्सा है, उसने इनको कल्टीवेट किया हुआ है। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तो इसका मतलब तुम माउंटेन पर मरे नहीं और यहाँ पर मरने के लिए फिर से आ गए हो। और मैं एक और बात नोटिस कर रहा हूँ, तुम तो अपनी बोन फॉर्जिंग राउंड में चले गए हो, यानी कि तुमने लेवल अप कर लिया है। ज़ीटियान के साथ खड़े एल्डर भी ज़ूफैन को देखने के बाद कहते हैं ये लड़का एक स्पेशल इक्विपमेंट को यूज करके उड़ते हुए यहाँ पर जल्दी से पहुंच आया है। इस लड़के ने अभी भी अपनी बोन फॉर्जिंग राउंड में लेवल अप किया है, लेकिन ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिर भी इसकी बॉडी से जो ऑरा निकल रहा है उससे मुझे इतना ज्यादा डर क्यों महसूस हो रहा है कि मैं अपनी हीवन राउंड में हूँ, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा प्रेशर महसूस हो रहा है जैसे ये लड़का बहुत ज्यादा डेविल है। एल्डर ज़ीटियान से पूछते हैं ये लड़का कौन है। ज़ीटियान उन्हें बताता है ये मेरा दोस्त है, ये मेरा ऐसा दोस्त है जिसके ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये हर बार हमारी हेल्प को आता है और इसके जैसा भरोसेमंद दोस्त मैंने आज तक नहीं देखा। एक एल्डर उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं ज़ीटियान इसकी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहा है, मुझे बहुत ही क्लोजली इसको देखना होगा, क्या है ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसकी पावर्स क्या है। ज़ूफैन अपनी पावर्स को रिलीज करता है। एल्डर सोच रहे होते हैं ये लड़का अपने पंखों की मदद से यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ उड़ता हुआ आया है, इसने स्पेशल इक्विपमेंट्स को यूज किया है और इसकी जितनी भी पावर है ये सिर्फ एक ब्लफ है, इसके पास इतनी पावर है नहीं, लेकिन जितनी स्पीड के साथ ये अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर रहा है, यानी कि लेवल अप हो रहा है, ये फ्यूचर में हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मुझे आज इससे निपटना होगा। सेवंथ एल्डर अपने टॉप स्टूडेंट यानी जैंगमिंग से कहते हैं जैंगमिंग आगे बढ़ो और इसको मेरे लिए मार डालो, लेकिन जैंगमिंग ज़ूफैन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ज़ूफैन उसे कहता है ओह जैंगमिंग तो हम दोनों फिर से मिल गए, लास्ट टाइम तुम मुझसे बचकर भाग गए थे, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। सेवंथ एल्डर उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं जैंगमिंग तुम इतनी ज्यादा घबरा क्यों रहे हो, क्या तुम इस लड़की को जानते हो। लेकिन जैंगमिंग इतना ज्यादा डर जाता है कि सेवंथ एल्डर को कोई भी जवाब नहीं देता, तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। जबकि जिन्हो मैंशन के एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं सेवंथ एल्डर जरा अपने स्टूडेंट की हालत तो देखो, तुम्हारी योमिंग वैली का स्तर इतना ज्यादा गिर चुका है कि तुम्हारे स्टूडेंट्स एक लड़के से डर रहे हैं। मुझे तो लगा था शायद तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल स्टूडेंट्स हैं, लेकिन तुम अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर क्या सिखा रहे हो, क्या तुम उन्हें सिर्फ यही सिखाते हो कि फाइट से पहले ही डर कर पीछे हट जाओ। 8 एल्डर से अपनी इतनी ज्यादा बेइज्जती सुनने के बाद सेवंथ एल्डर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं और गुस्से के साथ जैंगमिंग से कहते हैं तुम तो एक बहुत बड़े डरपोक हो, और साथ ही उसे एक जबरदस्त किक मारते हैं जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तुम इतने बड़े डरपोक हो, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी मौजूदगी में उस लड़के से फाइट नहीं करना चाहते, यहाँ पर डरने वाली ऐसी कौन सी बात है। तुम तो हमारी योमिंग वैली के डिसाइपल होने के लायक ही नहीं हो, वो तो सिर्फ बोन फॉर्जिंग के फर्स्ट लेवल पर है और तुम बोन फॉर्जिंग के सेकंड लेवल पर कब से पहुंच चुके हो। फिर उस लड़के में ऐसा डरने वाली कौन सी बात है जो तुम इतनी ज्यादा घबरा गए हो, जबकि वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा होता क्योंकि ज़ूफैन दूर खड़ा उसे दूर कर देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा घबरा रहा होता है। और आखिरकार वो हिम्मत करता है और अपने एल्डर से कहता है मास्टर यही वो लड़का है, इसका नाम ज़ूफैन है, ये लू फैमिली का बटलर है, हमारी योमिंग वैली के एल्डर जेन और एल्डर जून दोनों को इसी लड़के ने मारा था। सेवंथ एल्डर भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जल्दी से ज़ूफैन की तरफ देखते हैं, तो इसका मतलब यही वो लू फैमिली का बटलर है जिसने हमारे 2 मास्टर्स को मारा था। सेवंथ एल्डर क्योंकि बहुत ज्यादा जीनियस है वो साथ ही अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं और सोच रहे होते हैं ये लड़का अगर ज़ू फैमिली का बटलर है, इसी वजह से जैंगमिंग इससे इतना ज्यादा डर रहा है। लगता है कि जैंगमिंग के दिमाग में इसका डर बैठ गया है, मुझे जैंगमिंग के दिमाग से इसके डर को निकालना होगा। ज़ूफैन तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसके पास लेवल 5 की अरेज है, इसके अलावा ये बहुत ज्यादा समझदार भी है, यानी कि ये मेरी तरह ही एक जीनियस डेवल है। मेरे जैसा जीनियस डेवल भी इसके ट्रैप में फंस गया, तो मेरे लिए इस बात को मानना जरा भी मुश्किल नहीं कि एल्डर जेन और एल्डर जून को इसी लड़के ने मारा होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट के दिमाग से ज़ूफैन का डर खत्म हो जाए तो मुझे ज़ूफैन के सर को इसी लड़के के हाथों से कटवाना होगा। सेवंथ एल्डर अपने वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन सब से कहते हैं तुम में से जो भी इस लड़के को मेरे लिए पकड़ेगा और इसे मेरे लिए मारेगा उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा, उसे एक सीक्रेट टेक्निक दी जाएगी। तो सारे
सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ। उन सारे स्टूडेंट्स में से एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अपनी बोन फॉर्जिंग के 6 लेवल पर है, वो कहता है मास्टर मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूँ। बाकी के सारे पीछे हट जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए 7th एल्डर जैंगमिंग के सर को पकड़ते हुए ऊपर की तरफ उठाकर कहते हैं अब जरा अपनी आंखें खोलकर देखो किस तरह तुम्हारा ये भाई उसको जाकर हराता है। उस लड़की के पास सिर्फ फॉर्मेशंस हैं और कुछ भी नहीं। और ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर ये अपनी फाउंडेशन को पहले से नहीं बिछा सकता, वहाँ पर ये कुछ भी नहीं कर सकता। तुम थोड़ी देर इंतजार करो, जब ये तुम्हारा भाई इसको पकड़ लेगा उसके बाद मैं तुम्हें इजाजत दूंगा, तुम जाकर इस लड़के का सर अपने हाथों से काट देना। इस तरह तुम्हारा डर भी खत्म हो जाएगा। 7th एल्डर का वो स्टूडेंट वो काफी बड़े कद का बंदा होता है, वो जाकर सीधा ज़ू पेंग के सामने खड़ा हो जाता है। ज़िपियान के एल्डर सोच रहे होते हैं ये मास्टर तो बहुत ज्यादा होशियार है, इसने कितनी जल्दी अपने स्टूडेंट के दिमाग से डर निकालने के लिए अपने एक स्टूडेंट को आगे भेज दिया। वो उसके हाथों से इस लड़के को मरवा देगा ताकि उसके अपने स्टूडेंट के दिमाग से इस लड़के का डर निकल जाए। एल्डर ज़िपियान से पूछते हैं तुम्हारा ये दोस्त क्या उसका सामना कर पाएगा, क्या वो ठीक रहेगा? तुम्हें नहीं लगता कि वो बहुत बड़े खतरे में है? ज़िपियान कहता है नहीं, वो खतरे में नहीं है, बल्कि वो खतरे में है जो उसका सामना करने के लिए आ रहा है। वो स्टूडेंट ज़ू पेंग के सामने खड़ा होकर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम तो वाकई में मेरे लिए एक गिफ्ट हो जो कि गॉड ने मुझे दिया है। आज मैं तुम्हें पकड़ने के बाद 7th एल्डर से बहुत बड़ा गिफ्ट लेने वाला हूँ, तो इसका मतलब मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। ज़ू पेंग भी हंसते हुए उससे कहता है आजकल के इंसान दौलत के लिए मरने को तैयार हो जाते हैं, जिस तरह परिंदे खाने के लिए मरने को तैयार हैं। तो तुम वाकई में मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी जो ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जबकि वो स्टूडेंट हंसना शुरू कर देता है और कहता है चलो फिर देखते हैं यहाँ पर कौन मरने वाला है। हालांकि मौत तुम्हारे बिल्कुल सामने खड़ी है, फिर भी तुम्हारा मुंह इतना ज्यादा चल रहा है। वो उसे पंच मारने के लिए रेडी होता है और कहता है मैं सिर्फ एक ही पंच के साथ तुम्हारा हमेशा के लिए काम तमाम कर दूंगा। वो ज़ू पेंग के चेहरे पर एक जबरदस्त पंच मारता है। उसके पंच का इफेक्ट इतना ज्यादा होता है कि नीचे से ग्राउंड भी टूट जाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लो होता है। ज़िपियान और उसके एल्डर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि ज़ाओनिंग भी चिल्लाना शुरू कर देती है। जैंगमिंग और 7th एल्डर भी देख रहे होते हैं कि वहाँ पर क्या होने वाला है। कि जैसे सामने से धुआं हटता है तो 7th एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनका वो स्टूडेंट जो कि ज़ू पेंग को पंच मार रहा था वो चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि उसके हाथ की सारी उंगलियां टूट चुकी होती हैं। उसने ज़ू पेंग के चेहरे पर पंच मारा होता है लेकिन ज़ू पेंग उसके सामने से हिलता नहीं। ज़ू पेंग की बॉडी अब इतनी ज्यादा हार्ड है जैसे कि उसने दीवार में पंच मारा हो। फिर ज़ू पेंग कहता है अब मेरी बारी, और वो अपने हाथ को रेडी करता है और उस डिसाइपल की चेस्ट पे अपना हाथ मारता है और साथ ही दिखाते हैं वो उसकी बॉडी के अंदर अपना हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल लेता है और वो स्टूडेंट वहीं पर मर जाता है। ज़ू पेंग हंसते हुए 7th एल्डर से कहता है क्या बस इतना ही कर सकते हैं तुम्हारे ये स्टूडेंट? पहले तो सिर्फ जैंगमिंग था जो कि बहुत ज्यादा डर रहा था, अब वहाँ पर 7th एल्डर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ज़िपियान अभी वहाँ पर आराम से खड़ा होता है कि उसी वक्त जमीन के अंदर से 7th एल्डर के वो मैजिकल वेपन्स निकलते हैं और ज़ू पेंग के इर्द-गिर्द लिपट जाते हैं। 7th एल्डर ज़ू पेंग से कहते हैं तुमने इस सब को एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, मैंने पहले से यहाँ पर तुम्हारे लिए ट्रैप बिछा कर रखा था क्योंकि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। ज़िपियान के एल्डर भी सोच रहे होते हैं ये एल्डर तो बहुत बड़ा जीनियस है, लेकिन अब ज़ू पेंग का कुछ नहीं हो सकता क्योंकि एल्डर के पास जो मैजिक वेपन है वो 4th लेवल के हैं। ज़ू पेंग इससे निकलने की स्ट्रगल तो कर सकता है लेकिन इससे बचकर बाहर नहीं निकल सकता। अब ज़ू पेंग का खेल खत्म हो चुका है। लेकिन मुझे ज्यादा हैरानी तो इस बात की हो रही है कि 7th एल्डर ने अपने मैजिक वेपन को एक लड़के पर यूज कर लिया जो कि अभी अपनी बोन फॉर्जिंग के 1st लेवल पर है। 7th एल्डर को तो ऐसा करते हुए शर्म भी नहीं आ रही, अपने सारे स्टूडेंट के सामने वो इस तरह की ट्रिक्स को यूज कर रहा है। ज़ू पेंग भी हंसते हुए 7th एल्डर से यही सेम बात कहता है अगर तुम मेरे सामने इस तरह के अटैक्स को यूज करोगे तुम्हें नहीं लगता कि लोमिंग वैली वालों का नाम खराब हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है कि मैं अभी अपनी बोन फॉर्जिंग नाम की 1st लेवल पर हूँ और तुम एक मास्टर हो। 7th एल्डर हंसते हुए कहते हैं तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, तुम मेरा माइंड रीड कर रहे हो, तुम्हें पता है कि इस वक्त मैं क्या सोच रहा हूँ। इस पूरे टियानजू एम्पायर में ऐसे चंद ही लोग हैं जो कि मेरी सोच को पढ़ सकते हैं, जिन्हें पता है कि मैं क्या प्लान करने वाला हूँ। तुम ही उनमें से एक हो, इसलिए तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। ज़ू पेंग भी हंसना शुरू कर देता है और कहता है 7th एल्डर ने तो मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं कोई भी प्लान और ट्रिक्स को यूज नहीं करने वाला। मैं इस बार आपसे डायरेक्ट फाइट करना चाहूंगा और देखते हैं हम में से कौन जीतता है। मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि तुम डायरेक्ट बैटल करने की बजाय फिर से इस तरह के ट्रैप को यूज करोगे। एल्डर उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं कि ये मेरा राज बताने वाला है। वो अपने उन वेपन्स को खींचते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे पीसेस कर दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ज़ू पेंग 7th एल्डर से कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया जो आप मेरी बात से इतना ज्यादा गुस्सा हो गए हैं? तो आगे ज़ू पेंग उनके प्लान को बताना शुरू करता है कि मुझे पता है कि आप कितने बड़े जीनियस हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले आपका प्लान यही था कि आप मेरी पावर्स को जांचना चाहते थे, कि आप देखना चाहते थे कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकर वापस आया हूँ। इसलिए सबसे पहले तुमने अपने स्टूडेंट से कहा जाओ जाकर इस पर अटैक करो, लेकिन तुम्हारा स्टूडेंट मुझसे इतना ज्यादा डरा हुआ था कि तुमने एक नया प्लान सोच लिया। तुमने कहा कि इस लड़के का डर भगाने के लिए तुम अपने किसी स्टूडेंट को भेजने वाले हो। हालांकि तुम्हारा ओरिजिनल प्लान यही था कि तुम अपने स्टूडेंट को सामने भेजोगे और वो मुझसे फाइट करेगा, जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी स्ट्रेंथ कितनी है। यानी कि तुमने अपने स्टूडेंट को मेरे हाथों से जानबूझकर मरवाया है और उसी दौरान तुमने यहाँ पर ट्रैप बिछा दिया, अपने मैजिकल वेपन को जमीन के अंदर डाल दिया। जैसे मैंने तुम्हारे स्टूडेंट को मारा तुमने मुझे अपने मैजिकल वेपन में कैद कर लिया। तुम तो वाकई में एक जीनियस हो, सिर्फ चंद सेकंड्स में तुमने एक प्लान बना लिया। ज़िपियान और उसके एल्डर भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं मुझे तो पहले से पता था कि ये एक जीनियस डेविल है, इसने सिर्फ चंद सेकंड्स में एक इतना अच्छा प्लान बना लिया, एक फुल प्रूफ प्लान।
हालांकि इसके सामने वाला कोई ज्यादा पावरफुल नहीं है, एक छोटा लड़का है, लेकिन फिर भी इसका प्लान इतना ज्यादा तगड़ा है कि इसने इसको बचने का कोई चांस नहीं छोड़ा। ये सेवंथ एल्डर तो बहुत ज्यादा कनिंग है और बहुत ज्यादा होशियार है। फ्यूचर में हमें इससे बचकर रहना होगा। लेकिन साथ ही एट एल्डर कहते हैं ये लड़का इससे कम नहीं, ये लड़का इससे भी बड़ा डेविल है। इसने सिर्फ एक बार देखने से इसके पूरे के पूरे प्लान को समझ लिया। अगर ये लड़का उससे ज्यादा जीनियस नहीं तो उससे कम भी नहीं। मुझे लगता है कि इन दोनों की जीनियसनेस एक दूसरे के बराबर है। सेवंथ एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और ज़ूपेन से कहते हैं तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है, अगर तुमने मेरे प्लान को जान लिया है नतीजा तो वही निकलेगा। तुम मेरे ट्रैप में फंस चुके हो। एक बार मैं तुम्हारे हजारों छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, उसके बाद किसको इस बात से फर्क पड़ेगा कि तुमने मेरे प्लान को जांच लिया है। ज़ूपेन आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है थोड़ी देर पहले तो तुम इतने ज्यादा समझदार इंसान थे, लेकिन अचानक से तुम एक बेवकूफ कैसे बन गए हो। तुम्हें नहीं लगता अगर मैंने तुम्हारे प्लान को पहले से समझ लिया है तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपना कोई प्लान नहीं सोचा होगा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हारे प्लान में क्यों फंस जाऊंगा जब मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे इसमें कोई प्लान है। और साथ ही ज़ूपेन अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपने पंखों को बाहर निकालता है। जैसे वो अपने पंखों को बाहर निकालता है उसके इर्द गिर्द मैजिक वेपन जो लिपटे होते हैं वो उससे आजाद हो जाता है। सेवंथ एल्डर भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहते हैं ये तो डिमोनिक ट्रेजर है, यानी ये भी एक मैजिकल वेपन है जो कि 6th लेवल का है। थोड़ी देर पहले मुझे लगा था ये कोई स्पेशल इक्विपमेंट है जो तुमने सिर्फ एक बार उड़ने के लिए यूज किया है, लेकिन ये तो एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल वेपन है। आखिर तुम्हारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बहुत ही कम आंक लिया, मुझे लगा शायद तुम एक बहुत ही लो फैमिली से हो। हालांकि तुम्हारे पास 6th लेवल के डिमोनिक फ्लाइंग विंग्स हैं, इसकी वजह से तुम्हारी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम मेरी स्पीड के साथ मैच कर सकती हो, लेकिन तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि मेरे जैसे मास्टर के पास सिर्फ स्पीड नहीं बल्कि और भी कुछ होता है। और साथ ही वो अपने मैजिकल वेपन्स को अटैक करने के लिए आगे भेजते हैं। ज़ूपेन कहता है हाँ मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हारे जैसे मास्टर को हराने के लिए सिर्फ स्पीड काफी नहीं है, मुझे स्ट्रेंथ भी चाहिए होगी। एल्डर उसे कहते हैं तुम अपने परों के साथ उड़ तो सकते हो लेकिन फाइट नहीं कर सकते। लेकिन ज़ूपेन अपने परों की शेप को चेंज कर लेता है। जैसे ही उसके दोनों वेपन्स ज़ूपेन के करीब पहुंचते हैं ज़ूपेन अपने परों की शेप को चेंज करके उनके क्लॉज बना लेता है, यानी उनके पंजे बना लेता है और सेवंथ एल्डर के दोनों जिन और जैंग को पीछे की तरफ फेंक देता है। एट एल्डर और सेवंथ एल्डर दोनों ही ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तुम्हारे पास तो डिमोनिक ट्रेजर है जो मैजिकल वेपन है, ये कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, ये अपनी मर्जी से अपनी शेप को चेंज नहीं कर सकते, फिर तुमने ऐसे कैसे कर लिया। ज़ूपेन हंसते हुए सेवंथ एल्डर से कहता है तुम्हें किसने कह दिया कि ये एक डिमोनिक वेपन है, ये तो एक जिंदा बीस्ट के पर हैं जिन्हें मैंने अपनी बॉडी के साथ रिफाइन किया हुआ है। एल्डर उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम तो एक मॉन्स्टर हो, और साथ ही वो अपने मैजिकल वेपन को यूज करते हुए उस पर अटैक कर देते हैं। ज़ूपेन हंसते हुए कहता है तो ये तुम्हारी पावर है, चलो फिर देखते हैं तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ज़ीडियन और उसके एल्डर भी हैरान होकर ये सब कुछ देख रहे होते हैं। जैसे ही सामने से धुआं हटता है तो ज़ूपेन के पर उसके सामने होते हैं, यानी ज़ूपेन ने अपने परों को शील्ड के तौर पर यूज किया होता है। ज़ूपेन अपने परों को खोलता है तो वहाँ से सारे का सारा धुआं उड़ जाता है, लेकिन साथ ही ज़ूपेन पीछे की तरफ देखता है तो मास्टर के दोनों जिन और जैंग उसके पीछे की तरफ से उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। ज़ूपेन अपने परों को हाथ बना लेता है और जिन और जैंग को अपने हाथों में पकड़ लेता है। अब उसके दोनों पर क्योंकि वहाँ पर बिजी हो गए हैं, उसी वक्त एल्डर उसके ऊपर जंप करते हुए अपने तीसरे मैजिकल वेपन को यूज करते हैं, जो कि उनकी बॉडी के अंदर एक स्पाइक निकला था। उस स्पाइक को वो बाहर निकाल लेते हैं और ज़ूपेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सेवंथ एल्डर काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं चलो फिर अब देखते हैं अब तुम्हारे पास कौन सी ट्रिक बची है, जबकि ज़ूपेन हंसते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। ज़ूपेन ने फिर से अपना वही शैडो मूव यूज किया होता है जिसको लास्ट टाइम सेवंथ एल्डर ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। सेवंथ एल्डर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। ज़ूपेन उड़ता हुआ उनके पीछे चला जाता है, तो पीछे जाने के बाद अपने परों से सेवंथ एल्डर पर अटैक करता है। ज़ूपेन के परों की नोक जैसे ही सेवंथ एल्डर की आंखों के करीब पहुंचती है, सेवंथ एल्डर अपने जिन और जैंग को इस्तेमाल करते हुए उसके दोनों परों को बांध लेते हैं और वहीं पर रोक लेते हैं। ज़ूपेन सेवंथ एल्डर से कहता है तो मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा, अगर कोई तुम्हारे पीछे से तुम पर स्नीक अटैक करता है तो कैसा महसूस होता है। अगर मेरे पास यहाँ पर कोई तीसरा डिमोनिक ट्रेजर होता तो मैं अभी तुम्हें मार डालता, क्योंकि तुम्हारे दोनों हाथ बंधे हुए हैं और तुम यहीं पर मर जाते। सेवंथ एल्डर कहते हैं लेकिन इस लड़के ने मुझे नहीं मारा, इसने मुझे एक और चांस दे दिया, मैं अभी जिंदा हूँ। और साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए ज़ूपेन को पीछे की तरफ झटक देते हैं। सेवंथ एल्डर फिर से अपने तीसरे मैजिकल वेपन को निकालते हैं और ज़ूपेन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो ज़ूपेन को अटैक करते हैं, लेकिन ज़ूपेन स्पीड के साथ वहाँ से डॉज कर लेता है। सेवंथ एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुम सेम मूव को बार बार यूज कर रहे हो, तुमने तो कहा था तुम यहाँ पर डायरेक्ट फाइट करने के लिए आए हो, लेकिन तुम यहाँ पर सिर्फ डॉज कर रहे हो और मुझसे फाइट नहीं कर रहे। सेवंथ एल्डर बार बार उस पर अटैक करते हैं। ज़ूपेन कहता है मैं तो यहाँ पर आपके साथ थोड़ा मजा कर रहा हूँ, आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा मजा भी होना चाहिए, फाइट तो हम लोग एंड पे कर ही लेंगे। और फिर उन दोनों में एक स्पीड की बैटल स्टार्ट हो जाती है। सेवंथ एल्डर उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहे होते हैं, जबकि ज़ूपेन सिर्फ अपने आप को बचा रहा होता है। ज़ीडियन जो कि नीचे खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये दोनों तो बहुत ज्यादा स्पीड वाले हैं, मैं तो इनकी फाइट को देख भी नहीं पा रहा, वहाँ पर क्या हो रहा है। वो अपने एल्डर से पूछता है एल्डर क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है।
एल्डर हुड भी बहुत ज्यादा घबराए होते हैं और जीटियान से कहते हैं तुम्हारा ये दोस्त बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे तो इसे देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ना तो इस तरह का कोई लड़का देखा है और ना ही सेवंथ एल्डर को इस तरह किसी से मार खाते हुए देखा है। सेवंथ एल्डर इस लड़के के सामने अपनी फुल पावर को यूज कर रहा है, हालांकि उसने कभी भी अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया, लेकिन वो फिर भी तुम्हारे इस दोस्त पर अटैक नहीं कर पा रहा। तुम्हारा दोस्त उस पर अटैक नहीं कर रहा, बस उसे डॉज कर रहा है, यानी कि उसे इस फाइट में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लेकिन मुझे डर इस बात का नहीं, मुझे डर इस बात का है तुम्हारा दोस्त न सिर्फ सेवंथ एल्डर के अटैक्स को डॉज कर रहा है, बल्कि वो साथ साथ उसके बहुत सारे स्टूडेंट्स को मारता जा रहा है, और वो भी सेवंथ एल्डर के बिल्कुल सामने। इस बात से सेवंथ एल्डर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जीटियान कहता है लेकिन वो उसके स्टूडेंट्स को क्यों मार रहा है, वो बाद में भी तो उन सबको मार सकता है। जीटियान के एल्डर उसे कहते हैं इसी बात से तो मुझे ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा दोस्त एक डेविल कल्टीवेटर है, सिर्फ और सिर्फ सेवंथ एल्डर को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। सेवंथ एल्डर को अपने जीनियस होने पर बहुत ज्यादा फख्र था, लेकिन आज वो एक ट्रैप में फंस चुका है, बिल्कुल एक चूहे की तरह जिसके साथ बिल्ली खेल रही है, और इस चूहे को भी पता है कि बिल्ली उसके साथ खेलने के बाद लास्ट बार उसे खा जाएगी। ज़ूफेन और सेवंथ एल्डर दोनों एक जैसे हैं, हम लोगों को इनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही एक जैसे डेविल कल्टीवेटर्स हैं। ये अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ना तो सिर्फ तुम लोगों को मारेंगे बल्कि पूरी की पूरी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ज़ूफेन काफी देर तक सेवंथ एल्डर के सारे अटैक्स को डॉज करता है, लेकिन फिर एंड पर उसके मैजिकल वेपन को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सेवंथ एल्डर उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से के साथ पीछे हट जाते हैं, और वो फिर से अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरी खबर है, इस लड़के की स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने इसके साथ फाइट करके इतना तो जान लिया है कि ये लड़का मुझसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुका है, इसकी स्ट्रेंथ मुझसे ज्यादा है, और न सिर्फ इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है बल्कि इसका दिमाग भी मुझसे ज्यादा तेज चलता है। मैं अपनी ट्रिक्स को इसके सामने यूज नहीं कर पाऊंगा। इस तरह के किसी दुश्मन के साथ मेरा अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार सामना हुआ है। जीटियान के एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और सेवंथ एल्डर से कहते हैं तुम वही काट रहे हो जो तुमने बोया था, तुमने हमेशा दूसरों के साथ इस तरह का काम किया है, तुम उनको टॉर्चर करते रहे हो, और आज देखो तुम्हारे साथ वही कुछ हो रहा है जो तुम दूसरों के साथ करते रहे हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं वो तुम्हारी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, और सच्ची बताऊं तो मुझे भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हारी ये हालत देखकर। कभी तुम एक जीनियस डेविल हुआ करते थे, लेकिन आज एक छोटे से डेविल से तुम हार रहे हो। सेवंथ एल्डर उस एल्डर की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपना दिमाग दौड़ाते हुए एक नया प्लान सोच लेते हैं और कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे इस लड़के के हाथों मरना नहीं है और दूसरों के सामने अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। वो कहते हैं पता नहीं मेरा ये प्लान इस लड़के के सामने काम करेगा या नहीं। वो अपने दोनों जिन और जैंग को रेडी करते हैं और ज़ूफेन को फिर से अटैक करने के लिए उन्हें आगे भेजते हैं। ज़ूफेन बड़े ही आराम से उसके सामने खड़ा होता है और कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, ये अटैक्स बिल्कुल बेकार हैं। लेकिन सेवंथ एल्डर के जिन और जैंग ज़ूफेन के पास जाते ही वहाँ से मुड़कर सीधे ज़ाओनिंग की तरफ चले जाते हैं। असल में मास्टर का निशाना ज़ाओनिंग थी। जैसे ही वो जिन और जैंग ज़ाओनिंग तक पहुँचने वाले होते हैं, ज़ूफेन बड़ी स्पीड के साथ ज़ाओनिंग के सामने चला जाता है और अपने परों से जिन और जैंग को ब्लॉक कर लेता है और ज़ाओनिंग को बचा लेता है। ये देखकर एल्डर हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे लगा ही था तुम इस लड़की को बचाने के लिए जरूर आगे बढ़ोगे। तो फाइनली लिटिल डीमन, मैंने तुम्हारी एक वीकनेस को ढूंढ लिया, तो ये लड़की तुम्हारी कमजोरी है। जब हम दोनों ने वेंचू माउंटेन के ऊपर फाइट की थी तब मैं तुमसे बहुत ज्यादा डर गया था, क्योंकि मुझे पता था तुमने अपनी इस दोस्त को वहाँ पर सेक्रीफाइस कर दिया था। तुम वहाँ पर बहुत ज्यादा जालिम थे, तुम एक असल डेविल कल्टीवेटर थे। जब तुम यहाँ पर आए तो मुझे लगा शायद तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए नहीं आए बल्कि इस लड़की को बचाने के लिए आए हो। तो अब यही तुम्हारी कमजोरी है, मैं इस कमजोरी को तुम्हारे खिलाफ यूज करूंगा। ज़ूफेन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर बदला लेने के लिए आया हूँ, यहाँ पर इस लड़की को बचाने के लिए आया हूँ। इस फाइट का एंड रिजल्ट वही रहेगा जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। आज तुम मरने वाले हो यहाँ पर और इसी वक्त। सेवंथ एल्डर हंसते हुए कहते हैं अगर तुम उसी तरह के जालिम होते, एक डेविल कल्टीवेटर होते और इस लड़की की फिक्र नहीं होती तो मैं इस बात को मान लेता कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन अब मुझे तुम्हारा डर नहीं रहा। या तो तुम इस लड़की को प्रोटेक्ट कर सकते हो या फिर मेरे साथ फाइट कर सकते हो। और साथ ही वो हवा में जंप कर जाते हैं और अपने एक स्पेशल मूव जिसका नाम आर्केन आर्ट्स होता है उसको रिलीज करते हैं। जीटियान के एल्डर भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये तो आर्केन आर्ट्स यानी कि योमिंग वैली का एक स्पेशल स्किल है, डिमोनिक मास्क सील। एल्डर जीटियान को बताते हैं कि ये डिमोनिक मास्क सील ये वाली टेक्निक बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये टेक्निक टारगेट की बॉडी से उसकी सोल एनर्जी को चोरी कर लेती है। अगर इसका सामने वाला हंटर गॉड लेवल का कल्टीवेटर नहीं है तो वो इस सील से नहीं बच सकता। अगर सील ने ज़ूफेन को डायरेक्टली हिट किया तो ज़ूफेन अगर इसे मरता नहीं तो कम से कम बेहोश हो जाएगा, और बेहोश होने के बाद सेवंथ एल्डर नीचे आकर इसको मार डालेंगे। सेवंथ एल्डर हंसते हुए कहते हैं ज़ूफेन अगर तुमने इसको डॉज करने की कोशिश की तो ये डिमोनिक सीधी जाकर उस लड़की के ऊपर गिरेगी और वो लड़की मर जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा है कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेकर यहाँ से भाग सको मेरी डिमोनिक सील के नीचे आने से। ज़ाओनिंग आगे बढ़ती है और ज़ूफेन से कहती है ब्रदर ज़ूफेन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इसको डॉज करना होगा। मुझे अपनी मौत का कोई भी गम नहीं, तुम्हें मेरी फैमिली को बचाना होगा। अगर मेरी फैमिली बच जाती है तो मैं यहाँ पर मरने के लिए तैयार हूँ। ज़ूफेन सेवंथ एल्डर से कहता है ये लड़की मेरी है और मेरे लोगों को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम इसको नुकसान नहीं पहुँचा सकते। सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं चलो फिर ठीक है तुम दोनों एक साथ मरो, और वो अपनी डिमोनिक सील को उसके ऊपर फेंक देते हैं। डिमोनिक मास्क सील जैसे उन दोनों के ऊपर गिर रही होती है ज़ाओनिंग भागती हुई ज़ूफेन को पीछे की तरफ खींचने लगती
चाहती है, लेकिन जूफैन अपने परों को खोलते हुए उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरती है। वो डिमोनिक मास्क सीधी जाकर जूफैन के ऊपर गिरती है और वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओनिंग भी बैठकर रोना शुरू कर देती है। जबकि जीटियान अपने एल्डर की तरफ देखता है तो एल्डर उसे कहते हैं हम उसको नहीं बचा सकते, वो नहीं बचेगा। सेवंथ एल्डर भी हंसना शुरू कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं लिटिल डेविल, तुम बहुत ज्यादा आगे जा सकते थे अगर तुम डेविल ही रहते, लेकिन तुमने इस लड़की की फिक्र करना शुरू कर दी। हमारे डीमन कल्टीवेशन पाथ में इस तरह की फिक्र करने वाले और इमोशनल बंदे की कोई जगह नहीं है। फिर सेवंथ एल्डर जाओनिंग से कहते हैं क्या तुम्हें पता है ये लड़का क्यों मारा गया? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मर गया है। जाओनिंग उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर देती है और जूफैन का नाम पुकार कर उससे माफी मांग रही होती है। वो कहती है जूफैन प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है। लेकिन उस धमाके वाली जगह से जूफैन की आवाज आती है और कहता है कि तुम्हारी गलती कैसी हो सकती है? तुम्हें इस बूढ़े के सामने रोने की जरूरत नहीं है। जितना ज्यादा तुम रोगी ये उतना ज्यादा खुश होगा। मैं नहीं चाहता कि ये ज्यादा खुश हो। सेवंथ एल्डर चिल्लाकर कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी तो सारी की सारी सोल पावर को स्पेस मास सील से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम सही सलामत कैसे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जूफैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरह के किसी छोटे मोटे स्किल से तुम मुझे मार सकते हो? तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो। जूफैन के माथे पर वो ब्लू रोशनी फिर से चमक रही होती है। जूफैन ने इस बार उसको यूज करके एक शील्ड बनाई होती है। जूफैन अपनी ब्लू रोशनी की मदद से उसकी सारी की सारी डार्क रोशनी को डिस्ट्रॉय कर देता है और उससे एक फायरबॉल बनाता है और उसे कंप्रेस कर देता है और साथ ही अपने हाथ में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। जूफैन सेवंथ एल्डर से कहता है तो ये तुम्हारी पावर्स हैं, तो तुम बस इतना ही कर सकते हो, तो इसका मतलब अब मुझे भी सीरियस होना चाहिए। सेवंथ एल्डर से कहते हैं ब्लफ करना बस करो, अगर तुम पहले सीरियस नहीं तो इसका मतलब तुम अब सीरियस होने वाले हो। तुम्हारे पास ऐसा और क्या है? जूफैन भी हंसते हुए कहता है तुम्हें तो भी पता ही नहीं, मैं सिर्फ एक पंच को यूज करते हुए यानी सिर्फ एक ही मूव को यूज करते हुए तुम्हें मार सकता हूँ। सिर्फ एक मूव और तुम मर जाओगे। एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक भी जाते हैं और बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं ये लड़का जब से मुझे मिला है तब से इसने मुझे इतना ज्यादा डर महसूस करवाया है। ये सिर्फ मुझे यही दिखाना चाहता है कि जब हमारा सामना एब्सोल्यूट पावर के साथ होता है तो हमें कैसा महसूस होता है। और अब तो मुझे भी ऐसा लगने लग गया है जैसे मेरे पास जितनी भी नॉलेज है वो इस लड़के के सामने बिल्कुल बेकार है। चाहे मैं कोई भी ट्रिक्स को यूज कर लूं, ये लड़का उसके सामने कुछ न कुछ नया निकाल लेगा, मेरे सारे प्लान्स और मेरी सारी ट्रिक्स को फेल कर देगा। मैं इस वक्त इस लड़के के सामने कम्प्लीटली हेल्पलेस हूँ। हालांकि मुझे जीनियस डेविल कहा जाता है, लेकिन इस लड़के के सामने इस वक्त मुझे कोई भी ऐसा प्लान नहीं सूझ रहा जिसकी मदद से मैं इसको हरा सकूं। सेवंथ एल्डर कहते हैं मुझे पता है कि ये मुझसे यहाँ पर बदला लेने के लिए आया है, क्योंकि ये डीमन कल्टीवेटर है और बदला लेने के दौरान ही ये जाओनिंग को भी बचा लेगा। इसका मेन मकसद यहाँ पर मुझसे बदला लेना है। जीटियान के एल्डर भी कहते हैं ये लड़का तो सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा खौफनाक है। इस लड़के ने सेवंथ एल्डर को इस हद तक मजबूर कर दिया है कि सेवंथ एल्डर अब कोई भी ट्रिक यूज नहीं कर पा रहे और वो बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं। मुझे लगता है कि फ्यूचर में ये लड़का सेवंथ एल्डर से भी ज्यादा कुछ खौफनाक बनेगा या फिर जूजी गैंग से भी ज्यादा महान बन जाएगा, क्योंकि इस लड़के की समझने और सोचने की ताकत बहुत ज्यादा है। ये एक जीनियस डेविल है। जूफैन अटैक करने के लिए रेडी होता है और सेवंथ एल्डर से कहता है सेवंथ एल्डर रेडी हो जाओ, मैं अपना वो एक मूव यूज करने वाला हूँ जिससे मैं तुम्हें मार डालूंगा। और साथ ही वो ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है और कहता है अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि एब्सोल्यूट पावर क्या होती है और किसी के सामने बेबस होना कैसा लगता है। जूफैन बड़ी स्पीड के साथ सेवंथ एल्डर की तरफ आगे बढ़ता है, जबकि सेवंथ एल्डर अपने जीन और जैंग को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे भेजते हैं। लेकिन जूफैन बड़ी स्पीड के साथ उसके जीन और जैंग को अवॉइड करता हुआ उसके करीब पहुंच जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि सेम ट्रिक मेरे पर बार बार अब काम करेगी? लेकिन जूफैन जैसे अटैक करने के लिए मास्टर के करीब पहुंच जाता है, सेवंथ एल्डर उसे कहते हैं तुम तो मेरे जाल में फंस गए। तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि मेरे पास जीन और जैंग सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 है। मास्टर अपने पास से अपना तीसरा जीन जैंग भी निकालते हैं, जूफैन पर अटैक कर देते हैं। जूफैन कहता है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम्हारे पास 3 हो या 4 हो, क्योंकि मेरे पास एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट पावर के होते हुए तुम्हारे ये सारे ट्रेजर वेपन्स मेरे सामने बेकार हैं। जूफैन जल्दी से अपने ब्लडी बेबी को रिलीज करता है। उसका ब्लडी बेबी भी गोल्डन क्विक सैंड की वजह से गोल्डन कलर का हो चुका है और वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, यानी उसकी बॉडी भी इनविंसिबल है। ब्लडी बेबी बड़ी ही स्पीड के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके तीसरे जिन जैंग के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो बड़ी ही स्पीड के साथ एल्डर के पास से गुजर जाता है और साथ ही एल्डर का एक बाजू भी काट देता है। बाजू कटने की वजह से एल्डर बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जबकि जूफैन बड़ी स्पीड के साथ उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन जूफैन जैसे उसे पंच मारने लगता है, सेवंथ एल्डर फिर से अपने पास से अपने बॉडी के अंदर से जो हिडन वेपन होता है जो स्पाइक वाला उसको निकाल लेते हैं और चिल्लाते हुए जूफैन से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? एल्डर अपने आप में सोच रहे होते हैं मुझे पता है कि मैं इसके हाथों से मरने वाला हूँ, लेकिन इस लड़के ने कहा था कि ये सिर्फ एक मूव में मुझे मारने वाला है, मैं इसको सिर्फ एक मूव में अपने आप को मारने नहीं दे सकता। ये तो मेरी मरने से पहले बहुत बड़ी शर्म की बात होगी कि मैं इस लड़के के सिर्फ एक ही पंच से मर जाऊं। मुझे इसके इस पंच को ब्लॉक करना है ताकि इसको सेकंड मूव यूज करना पड़े। लेकिन जैसे ही मास्टर का वो वेपन उसके मुक्के के साथ टकराता है तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। एल्डर को ये देखकर समझ आ जाती है कि मैं इसके सिर्फ एक ही मूव से मरने वाला हूँ। एल्डर कहते हैं अब तो मैं इस लायक भी नहीं रहा कि मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिल सके, और जूफैन उसकी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे सेवंथ एल्डर की बॉडी के अंदर एक बड़ा सा होल हो जाता है और सेवंथ एल्डर वहीं पर मर जाते हैं। जीटियान और उसके 8th एल्डर ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि जाओनिंग भी रोते हुए ऊपर की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जूफैन सेवंथ एल्डर से कहता है क्या तुम्हें पता है कि मेरी बॉडी इस तरह कैसे हो गई? मेरे पास ये एब्सोल्यूट पावर कहाँ से आई है? ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारा
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने इतना ज्यादा दर्द सहा, लेकिन मुझे एक एब्सोल्यूट पावर मिल गई। जैसे वो एल्डर को ऊपर से छोड़ता है, एल्डर की डेड बॉडी नीचे आकर गिरती है। सारे लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जो भी वहाँ पर जोमिंग वैली के स्टूडेंट होते हैं। ज़ेटियान के एल्डर इतनी ज्यादा हैरान होते हैं, वो कहते हैं इस लड़के ने कहा था कि ये एक ही मूव में एल्डर को मारने वाला है, और इस लड़के ने वाकई में ये कर दिखाया। इसने तो सिर्फ एक ही मूव में जीनियस डेविल को मार दिया, जिसको हाथ लगाने से बड़े बड़े एल्डर्स भी डरते थे। ये लड़का तो 7th एल्डर से भी बड़ा मॉन्स्टर है। वहाँ पर जोमिंग वैली के जितने भी स्टूडेंट्स बच गए होते हैं, ज़ू फैन उन सब की तरफ देखता है और कहता है इन सब में यांगमिंग नहीं है, लगता है कि वो फिर से भाग गया है, अगली बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। वो सारे स्टूडेंट भी वहाँ से भाग रहे होते हैं। ज़ू फैन जल्दी से नीचे उतर आता है, सीधा ज़ाओनिंग के पास। ज़ू फैन नीचे उतरते ही सबसे पहले आकर ज़ाओनिंग को उठा लेता है। ज़ू फैन ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ज़ू फैन से कहता है ज़ू फैन ये तुम क्या कर रहे हो, ज़ाओनिंग को नीचे उतारो। लेकिन वो ज़ाओनिंग को लेकर वहाँ से उड़ जाता है, जबकि ज़ेटियान कह रहा होता है तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो, ज़ाओनिंग मेरी है। ज़ू फैन के वहाँ से चले जाने के बाद ज़ेटियान के एल्डर आगे बढ़ते हैं और 7th एल्डर की डेड बॉडी के पास खड़े होकर कहते हैं 7th एल्डर तुम्हें पूरे टीनियो एम्पायर में सबसे ज्यादा जीनियस समझा जाता था, ज़ूजी कैंग के बाद 2nd नंबर पर, लेकिन किसने सोचा था कि आज तुम्हारी यहाँ पर ऐसी हालत हो जाएगी कि आज तो मुझे भी तुम पर तरस आ रहा है। फिर 7th एल्डर पीछे की तरफ मुड़ते हैं और ज़ेटियान के पास आ जाते हैं, जबकि ज़ेटियान अभी भी गुस्से में बड़बड़ा रहा होता है। इस कमीने ज़ू फैन ने 7th एल्डर को तो मार दिया, क्या इतना काफी नहीं था, अब वो ज़ाओनिंग को भी उठाकर साथ ले गया है, कम से कम ज़ाओनिंग को तो मेरे लिए छोड़ जाता। एल्डर ज़ेटियान से कहते हैं जाओ जाकर ज़ू फैमिली को उतारो, हम लोग उन्हें अपने जिन्हो मैंशन में वापस लेकर जाएंगे ताकि उन सबका ट्रीटमेंट कर सके। आज के बाद ज़ू फैमिली हमारी सब्सिडरी फैमिली होगी, यानी कि वो हमारे साथी हैं, हमारे जिन्हो मैंशन में ही रहेंगे। ज़ेटियान एल्डर के पास उनका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं भी सेम बिल्कुल ऐसे ही सोच रहा था, हम दोनों की सोच बहुत ज्यादा मिलती है, मुझे भी लगा था कि आप इनकी हेल्प जरूर करेंगे, हम इनको वापस लेकर जाते हैं और इनकी हेल्प करते हैं। एल्डर उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, मेरी और तुम्हारी सोच बहुत ज्यादा अलग है, तुम इन सबको बचाना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए, बल्कि मैं इन सबको अपनी ज़ू फैमिली में लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो लड़का इस ज़ू फैमिली से बहुत ज्यादा लगाव रखता है। अगर हम ज़ू फैमिली को अच्छे से ट्रीट करते हैं तो वो लड़का हमारे साथ अच्छे से पेश आएगा, यानी कि वो लड़का हमारा दोस्त बन जाएगा। लेकिन अगर कभी वो हमारे लिए खतरा बन जाता है तो हम लोग ज़ू फैमिली वालों को बंदी बनाकर उस पर दबाव डाल सकते हैं, यानी कि हम ज़ू फैमिली को अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं अगर कभी वो लड़का हमारे खिलाफ हो जाता है। ज़ेटियान उनकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तो हम लोग ज़ू फैमिली को मेरे लिए नहीं बचा रहे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, बल्कि हम लोग ज़ू फैमिली को इसलिए बचा रहे हैं ताकि ज़ू फैन हमारा साथी बन जाए। अगर कभी ज़ाओनिंग को इस बारे में पता चल गया कि हमने उसकी ज़ू फैमिली को उसके लिए नहीं बचाया बल्कि हमने ज़ू अपना साथी बनाने के लिए उसकी ज़ू फैमिली को बचाया है, तो ज़ाओनिंग तो मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर देगी। मैं उसको अपना चेहरा कैसे दिखा पाऊंगा। जबकि उसी वक्त एक गली के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर यांगमिंग बेचारा बैठा रो रहा होता है और वो डर के मारे कांप रहा होता है और कहता है मैं जहाँ भी जाता हूँ ये कमीना ज़ू फैन वहीं पर आ जाता है और वहाँ पर किसी न किसी को मार देता है। आयरिस को मुझसे क्या चाहिए, ये मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, लास्ट टाइम इसने हमारे जोमिंग वैली के 2 एल्डर्स को मार डाला था और इस बार तो इसने मेरे मास्टर को मार दिया है, मैं जोमिंग वैली के हेड को इस बारे में क्या बताऊंगा। ज़ू फैन ज़ाओनिंग को उठाकर किंगमिंग सिटी के बाहर ले जाता है और वहाँ पर जाकर नीचे उतर आता है और उसे नीचे उतार देता है। ज़ू फैन उसे नीचे उतारने के बाद कहता है कुछ महीने पहले मैंने तुमसे एक वादा किया था कि अगर तुम मुझे बीस्ट माउंटेन पर लेकर जाओगी तो मैं तुम्हें शहर से बाहर लेकर आऊंगा, तो मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, तुम इस वक्त किंगमिंग सिटी के बाहर खड़ी हो। ज़ाओनिंग बाहर का एरिया देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं 16 साल की हो गई हूँ लेकिन मैंने किंगमिंग सिटी के बाहर का एरिया नहीं देखा, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आज फाइनली मैंने अपने किंगमिंग सिटी को पीछे छोड़ दिया है, मैं शहर से बाहर आ चुकी हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर ज़ू फैन। ज़ू फैन से कहता है तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं, यही तो हम दोनों का एग्रीमेंट था, मैं तुम्हें शहर से बाहर ले आया हूँ और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, मुझे अपने रास्ते पर जाना है, मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। ज़ाओनिंग हैरान हो जाती है और उसे कहती है तुम कहाँ पर जा रही हो, मुझे भी अपने साथ ले जाओ। ज़ू फैन उसे कहता है मुझे अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ है जो मुझे करना है। ज़ाओनिंग उदास हो जाती है और कहती है लेकिन क्या मुझे तुम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। ज़ू फैन उसे कहता है नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, मेरे साथ रहोगी तो तुम बहुत जल्दी मारी जाओगी और मुझे भी तुम्हारी फिक्र करना पड़ेगी, इससे मैं खुद भी खतरे में पड़ सकता हूँ। ज़ाओनिंग उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। ज़ू फैन उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी पूरी फैमिली अभी जिंदा है, तुम्हें उन सब का ख्याल रखना है। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारे पास ज़ेटियान है जो कि जिन्हो फैमिली के हेड का बेटा है, वो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, वो तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के तुम्हारी मदद करेगा क्योंकि जोमिंग वैली वाले तुम्हारी फैमिली से बदला लेने के लिए जरूर आएंगे। इस वक्त ज़ेटियान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर रहेगा अगर वो लड़का वाकई में तुम्हारा साथ देता है और जोमिंग वैली वालों को ऑफेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि जोमिंग वैली वालों से तुम्हारी ज़ू फैमिली को डरने की जरूरत है। फिर ज़ू फैन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है अब मुझे यहाँ से जाना है, मुझे जाने दो। ज़ाओनिंग चिल्लाकर उसे कहती है ब्रदर ज़ू फैन हम दोबारा कब मिलेंगे। ज़ू फैन जाने से पहले उसे कहता है जब तुम्हारी अंगूठी में लाइटनिंग चमकेगी समझ लेना मैं तुम्हारे आसपास हूँ, वही वक्त होगा जब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। ज़ाओनिंग वहीं पर खड़ी होकर रोना शुरू कर देती है और कहती है काश वो मोमेंट बहुत जल्दी आ जाए जब तुम मुझसे वापस मिलने के लिए आओ, मैं हमेशा इस अंगूठी के चमकने का इंतजार करूंगी, जब इस अंगूठी के अंदर से रोशनी निकलेगी तभी मैं आसमान की तरफ देखूंगी, काश तुम कहीं से उड़ते हुए यहाँ पर आ जाओ और मुझे मिलने के लिए आओ। मैं जिन्हो मैंशन में जा रही हूँ और वहीं पर तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम बहुत ही जल्दी वापस आना।
बाद में टिंजू एम्पायर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एम्परर बैठे अपने वार मिनिस्टर के साथ बैठे चेस खेल रहे होते हैं। एम्परर का तीसरा बेटा यानी कि वो मोटू जो कि ज़ू फैंग का दोस्त है वो भागता हुआ वहाँ पर आता है और अपने फादर से कहता है, फादर बहुत ही बड़ी मुश्किल हो गई है, मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है जो कि आपको चौंका देगी। एम्परर अपने चेहरे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेटा मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जब मैं बिजी हूँ तब मुझे डिस्टर्ब मत किया करो और इस तरह भागते हुए मत आया करो। तुम थर्ड प्रिंस हो, कोई आम लड़के नहीं हो। और क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ पर वार मिनिस्टर के साथ बैठा गेम खेल रहा हूँ, मुझे इस वक्त डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो। मोटू अपने फादर से कहता है, फादर मुझे पता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया है लेकिन खबर इतनी ज्यादा बड़ी और चौंका देने वाली है कि आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुझसे रहा नहीं गया, मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया। एम्परर उसे कहते हैं, अच्छा ठीक है अब जल्दी से बताओ कौन सी खबर है जिसने तुम्हें इतना ज्यादा हैरान कर दिया है। मोटू अपने फादर से कहता है, मेरे पास एक खबर है और ये न्यूज बिल्कुल कंफर्म है। 1 महीने पहले जोमिंग वैली के 7th एल्डर जिन्हें जीनियस डेविल भी कहा जाता है उन्हें मार दिया गया, अभी उनके अपनी टेरिटरी किंगमिंग सिटी में। एम्परर और वार मिनिस्टर दोनों ही उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हुआ, किसने उसको मारा। मोटू एम्परर से कहता है, ज़ू फैमिली के बटलर ज़ू फैन ने उसको मारा है। मुझे अभी तक इस बात का नहीं पता कि वहाँ पर हुआ क्या, लेकिन 1 महीने पहले वो वहाँ पर गया था किंगमिंग सिटी में और वहाँ पर उसने सारे के सारी जोमिंग वैली के लोगों के सामने 7th एल्डर को मार डाला। 7th एल्डर को मरते हुए सभी ने देखा है कि ज़ू फैन ने उसको मारा है। साथ ही मुझे एक और खबर का पता चला है और वो भी कंफर्म है कि 1 साल पहले आपको याद होगा कि फैंगलिन सिटी में जोमिंग वैली के 2 एल्डर्स मारे गए थे जिसकी वजह से कियानलांग पवेलियन के ऊपर इल्जाम लगा था कि उन लोगों ने उन दोनों एल्डर्स को मारा है। मेरी खबर बिल्कुल कंफर्म है, ज़ू फैन ने उन दोनों एल्डर्स को मारा था। वार मिनिस्टर भी जब बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में एक लिटिल डेविल है, इसने जोमिंग वैली के 3 एल्डर्स को मार डाला है और उनमें से एक तो जीनियस डेविल था जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हास था। जोमिंग वैली वाले अब चुप नहीं बैठेंगे। वार मिनिस्टर एम्परर से कहते हैं, श्योर मैजेस्टी आप बताएं हम लोग इस मसले से कैसे निकलेंगे, जोमिंग वैली वालों को कैसे हैंडल करेंगे। एम्परर आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, अगर ये फाइट तो बड़ी नोबल फैमिलीज के दरमियान में होती तो फिर जो वेंशन मेरे पास आता और कंप्लेन करता, लेकिन आपके किसी बाहर वाले ने उसके बंधु को मारा है तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो मेरे पास आकर कंप्लेन करेगा, क्योंकि ये तो जोमिंग वैली वालों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि उनके 3 बड़े एल्डर एक छोटे लड़के के हाथों मारे गए। और दूसरी बात, फैंगलिन सिटी में लू फैमिली के इर्द गिर्द हमारे जितने भी लोग हैं उन सब से कह दो कि कोई भी लू फैमिली के साथ मसला क्रिएट ना करे। मैं खुद भी लू फैमिली को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ, ये तो हमारे उस सीक्रेट प्लान का एक हिस्सा है क्योंकि हम लोग 8वीं बड़ी फैमिली बनाने वाले हैं और इसके लिए लू फैमिली का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और साथ ही वो जोरदार कहका लगाकर हंसना शुरू कर देते हैं। सीन ज़ूजी चेंगफेंग का दिखाया जाता है जो कि एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर है। एक बंदा उनके पास भी आता है और उन्हें रिपोर्ट देता है कि 7th एल्डर मारे गए हैं। ज़ूजी चेंगफेंग कहता है, लगता है कि 7 फैमिलीज के दरमियान में जो बैलेंस था वो बिगड़ने वाला है और एम्पायर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। मुझे भी अपने आप को तैयार करना होगा क्योंकि मेरा मुकाबला इस बार एम्पायर के एम्परर के साथ होने वाला है जो कि मुझसे भी ज्यादा वाइज इंसान है, मुझसे भी ज्यादा समझदार है। 7th एल्डर के मरने की खबर हर तरफ फैल चुकी है। एक बार 7 बड़ी फैमिलीज में से एक बड़ी फैमिली के एल्डर को दिखाया जाता है जिनके पास ये न्यूज आती है कि 7th एल्डर मर चुके हैं। उस बड़ी फैमिली का नाम जीसीफू फैमिली है, फिर इसको जीसीफू कैपिटल भी कहते हैं। एल्डर उस बंदे से कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। उसके जाने के बाद एल्डर सोच रहे होते हैं, लगता है कि दुनिया फिर से अपसाइड डाउन होने वाली है और हमारी इस दुनिया का नया रूलर आने वाला है, लेकिन इससे बहुत बड़ी तबाही मचेगी। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को इससे नुकसान न पहुँचे। जबकि सेम टाइम पर कियानलांग पवेलियन के अंदर भी सारे एल्डर्स बैठे होते हैं। ये सारे एल्डर्स यहाँ पर लॉन्गजी और लांगनुई की कारकर्दगी को जांचने के लिए बैठे हैं क्योंकि लास्ट टाइम बैटल के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। एल्डर उन दोनों बच्चों से कहते हैं, तुम दोनों ने लास्ट टाइम वार के दौरान बहुत ही अच्छा किया था, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें अपने बड़े एल्डर के पास भेज दिया जाए जहाँ पर जाकर तुम अच्छे से ट्रेन कर सको और अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सको। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों जल्दी से हमारी फैमिली की सीक्रेट मार्शल आर्ट्स को सीखना शुरू कर दो क्योंकि फ्यूचर में तुम दोनों को एक एल्डर बनना है। मास्टर सैन कहते हैं, हालांकि जो दोनों बच्चे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं लेकिन बाकी की 6 बड़ी फैमिलीज के स्टूडेंट्स के मुकाबले में ये बिल्कुल एवरेज है क्योंकि उनके स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। लांगनुई एल्डर से कहती है, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं, हम तो अपनी बोन फॉर्जिंग रॉम में भी चले गए हैं, हमने अपने आप को लेवल अप कर लिया है, फिर भी आप हमारे बारे में ऐसा क्यों सोच रहे हैं। लॉन्गजी लांगनुई से कहता है, 3rd एल्डर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बाकी के स्टूडेंट्स के मुकाबले में हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। मैंने सुना है कि जिन्हों के यंग मास्टर 3 साल पहले ही बोन फॉर्जिंग रॉम में चला गया था और अब तो वो अपनी 7th लेयर पर पहुंच चुका है। उन सारे स्टूडेंट्स के मुकाबले में हम लोग बहुत ज्यादा वीक हैं। जहाँ तक जोमिंग वैली के जितने स्टूडेंट्स हैं वो सारे भी बोन फॉर्जिंग राउंड में हैं। यहीं पर मास्टर ज्यू को भी दिखाते हैं। मास्टर ज्यू के कंधे पर वो ब्लैक क्रो भी बैठा होता है जो कि ज़ू फैन ने मास्टर को तोहफे में दिया था। मास्टर ज्यू नुई से कहते हैं, हालांकि अभी तुम बहुत ज्यादा ना समझ हो लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम बहुत बड़ी महान एल्डर बनोगी, अपने बलबूते पर बहुत कुछ हासिल करोगी। मास्टर ज्यू उन दोनों से कहते हैं, अगर तुम ज़ू फैन से कुछ सीखना शुरू करो और उसकी कल्टीवेशन ले लो और उसके कुछ सीक्रेट मेथड सीख लो तो मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे मास्टर्स बन सकते हो। लांगनुई उसका नाम सुनते ही फिर से बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, अंकल ज्यू आप बार बार उस लड़के का नाम क्यों ले लेते हैं, तो बस लू फैमिली का एक बटलर है। आपने उसे अपना एल्डर बनने की ऑफर की थी लेकिन उसने हमारी कियानलांग पवेलियन को ज्वाइन करने से मना कर दिया। अब मैं ये बात मानती हूँ कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी कल्टीवेशन अच्छी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फ्यूचर में कुछ ज्यादा कर पाएगा। हम लोग उससे आगे निकल जाएंगे।
उसी वक्त दरवाजा खुलता है और बाहर से एक बंदा भागता हुआ अंदर आता है। वो सीधा मास्टर सैन के पास आता है और उन्हें एक कागज पकड़ाते हुए कहता है, मास्टर आपके लिए एक बहुत ही अर्जेंट मैसेज आया है। मास्टर सैन उस कागज के टुकड़े पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़कर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही वो मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। मास्टर ज्यू कहते हैं, ब्रदर सैन क्या हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है? पहले तो तुम चौंक गए और अब मुस्कुरा रहे हो। उस कागज के टुकड़े को मास्टर ज्यू को देते हैं और कहते हैं, तुम खुद ही देख लो। मास्टर ज्यू जैसे उस कागज के टुकड़े पर लिखे हुए अल्फाज को पढ़ते हैं वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं, लेकिन साथ ही वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे भाई, मेरे ब्रदर जू फैन, मेरे पर तुम्हारा एक और एहसान चढ़ गया, मुझे इसका भी बदला चुकाना पड़ेगा। एल्डर चिल्लाकर वहाँ पर जितने भी बाकी के एल्डर्स होते हैं उन सबको बताते हैं कि इस नोट के अंदर क्या लिखा हुआ है। इस नोट के अंदर लिखा हुआ है कि जू फैन ने किंगमिंग सिटी में यानी कि जोमिंग वैली के टेरिटरी में जाकर 7th एल्डर जीनियस घोस्ट को मार दिया है। 2nd एल्डर ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं, ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आप लोगों ने बिल्कुल कहा था, वो लड़का वाकई में एक जीनियस डेविल है। साथ ही वो अपने नए ऑर्डर्स जारी करते हैं और कहते हैं, जल्दी से हमारे कुछ और लोगों को लू फैमिली के घर पर भेज दो, उनकी सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा दो और उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हो उन्हें वो प्रोवाइड की जाए। 2nd एल्डर उन सबसे पूछते हैं, क्या तुम्हें इस सब से कोई मसला तो नहीं? वो तीनों मास्टर्स कहते हैं, नहीं हमें इससे कोई मसला नहीं। मास्टर ज्यू कहते हैं, ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। जू फैन ने 7th एल्डर को मार दिया है, अगर ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई तो सिर्फ जू फैन का ही नाम होगा और किसी का भी नहीं। नेक्स्ट सीन जोमिंग वैली के हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहाँ पर जैंगमिंग फर्स्ट एल्डर के पास जाकर उन्हें किंगमिंग सिटी में जो कुछ भी हुआ है वो सारा कुछ बताता है। फर्स्ट एल्डर उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम्हें क्या मैं बेवकूफ नजर आता हूँ? तुम कहना चाहती हो कि सिर्फ एक छोटे लड़के ने हमारी वैली के 3 एल्डर्स को मार डाला? जैंगमिंग घबराते हुए उनसे कहता है, फर्स्ट एल्डर मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, ना ही मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा था, हमारे तीनों एल्डर्स को इसी ने मारा है, जू फैमिली के बटलर जू फैन ने मारा है। फर्स्ट एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जैंगमिंग से कहते हैं, तुम गधे कहीं के, 1 साल पहले अगर तुम्हें पता था कि जू फैन ने हमारे 2 एल्डर्स को मारा है तो तुमने मुझे पहले इस बारे में क्यों नहीं बताया? जैंगमिंग बेचारा और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है, फर्स्ट एल्डर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे मेरे मास्टर ने मना किया था कि मैं आपको इस बारे में ना बताऊं। मास्टर ने कहा था कि ये मामला बहुत ज्यादा पचीता है, कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। छोटी सी फैमिली के बटलर ने और एक छोटे से लड़के ने हमारे 2 एल्डर्स को मार दिया है, इसलिए उन्होंने कहा था कि जैसे उन्हें मौका मिलेगा वो कोई ना कोई प्लान तैयार करके लू फैमिली के बटलर को खुद ही मार डालेंगे। लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग जू फैन को मारने वाले थे, लेकिन जू फैन वैली हमारे पास पहुंच आया और उसने मास्टर को मार डाला। 2nd एल्डर फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि जोमिंग वैली वालों ने गलत किया है, हम लोग इस लड़के पर इल्जाम नहीं डाल सकते कि इसने हमें नहीं बताया। फिलहाल के लिए इस लड़के को छोड़े, हमें इस मसले के बारे में सोचना है कि हम लोग लू फैमिली से कैसे निपटेंगे, उस लड़के जू फैन को कैसे मारेंगे, इस मसले से कैसे निकलना है, क्योंकि जितनी भी नोबल फैमिलीज हैं सभी की आंखें हम पर लगी हुई हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमने इस लड़के को जिंदा छोड़ दिया तो बाकी की सारी फैमिलीज हमें कमजोर समझ लेंगी और बाकी की सारी नोबल फैमिलीज हम पर हंसना शुरू कर देंगी, वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमारे अंडर में जितनी भी छोटी फैमिलीज हैं वो सारी हमारा साथ छोड़कर यहाँ से चली जाएंगी, किसी के भी दिल में हमारा डर नहीं रहेगा। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। आखिर हम उस लड़के जू फैन को जिंदा कैसे छोड़ सकते हैं? वो लड़का लू फैमिली का बटलर है, हम लोग वहाँ पर जाकर लू फैमिली वालों से इसका बदला ले सकते हैं। वहीं पर 2nd एल्डर बैठे होते हैं, वो फर्स्ट एल्डर से कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। फर्स्ट एल्डर उसे कहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि कोई हमारे सामने आकर हमारे इलाके में घुसकर हमारे लोगों को मारेगा और हम लोग इसके बदले में जान के बदले जान लेने का हक भी नहीं रखते? 2nd एल्डर कहते हैं, हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे इससे हमारी इज्जत में इजाफा नहीं होगा बल्कि कमी होगी। मैं आपको रोक नहीं रहा, आप बेशक वहाँ पर जाएं और लू फैमिली से जाकर जान के बदले जान ले लें। शायद आप एक बात को भूल रहे हैं, 1 साल पहले जब आप एम्परर के पास शिकायत करने के लिए गए थे कि कियानलंग पवेलियन ने हमारे 2 मास्टर्स को मारा है, तब एम्परर ने एक सजा सुनाई थी, जोमिंग वैली का कोई भी मास्टर या फिर कोई भी स्टूडेंट फैंगलिन सिटी में नहीं जा सकता और इस वक्त लू फैमिली वाले फैंगलिन सिटी में रहते हैं। अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये एम्परर की बात को ना मानना समझा जाएगा और इसे गद्दारी समझा जाएगा और हमें सजा दी जाएगी। 3rd एल्डर कहते हैं, 2nd एल्डर ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है, हमारे पास अभी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग रॉयल फैमिली के खिलाफ जा सके। और दूसरी बात, मैंने सुना है कि कियानलंग पवेलियन के बहुत सारे एल्डर्स और हमारे रॉयल आर्मी के बहुत सारे एल्डर्स भी वहाँ पर हैं, फैंगलिन सिटी में हैं। इसलिए अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारे मिलकर हमारा मुकाबला करेंगे और फिर हमारे लिए पीछे कुछ नहीं बचेगा। फर्स्ट एल्डर उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, हम लोग ये भी नहीं कर सकते, हम लोग वो भी नहीं कर सकते, तो हम लोग कर क्या सकते हैं? अगर 7th एल्डर यहाँ पर होते तो मुझे कोई ना कोई जरूरी प्लान जरूर बताते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जीनियस थे, तुम सब लोग तो बेकार हो। उस लड़के जू फैन ने मेरे सबसे जीनियस डेविल को मार डाला, अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ से प्लान्स बनाकर लाऊं? एक बार वो लड़का मेरे हाथ लग जाए, उस लड़के के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा।